शहर के ऊपर खौफनाक आंखें मंडरा रही हैं, जो इस बात का ऐलान है कि मॉन्स्टर्स ने इंसानों की नॉर्मल जिंदगी को हमेशा के लिए तबाह कर दिया है। खतरनाक भूतों ने दुनिया पर कब्जा कर लिया है, जिससे इंसानियत एक पौराणिक दौर में पहुंच गई है, जहां जिंदा रहना भी एक सुपरनैचुरल ग्राइंड बन चुका है। अब हर किसी को एक प्रोफेशन अवेकन करना पड़ता है, उसके स्किल्स सीखने होते हैं, रैंक बढ़ानी पड़ती है और खुद को पावर अप करना होता है, मानो जिंदगी कोई बहुत बड़ा आरपीजी गेम बन गई हो। ये प्रोफेशनल्स इस नीले ग्रह पर खतरनाक भूत प्रेतों से लड़ते हैं और आम इंसानों के लिए थोड़ी सी ऐसी जगह बचा पाते हैं जहां सभ्यता सांस ले सके। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये पौराणिक दौर सिर्फ अवेकन हुए प्रोफेशनल्स का है, जो इस खौफनाक दुनिया का सामना करने का दम रखते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है लांसिया फेडरेशन के हैंग हाई स्कूल से, जहां एक अवेकनिंग सेरेमनी शुरू हो रही है जो हर स्टूडेंट का फ्यूचर तय करेगी। इंस्ट्रक्टर लू घबराए हुए क्राउड को शांत कराते हैं, क्योंकि आज ये नौसिखिए बच्चे आखिर उस प्रोफेशन को अनलॉक करने वाले हैं जो उनकी किस्मत लिखेगा। कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर बिना किसी लाड लपेट के माहौल की गंभीरता समझाते हैं, आज जो भी क्लास मिलेगी वही स्कूल के बाद की पूरी जिंदगी तय करेगी। फिर भी वो दिल से दुआ करते हैं कि हर स्टूडेंट को उसकी मनपसंद क्लास मिले, जिससे सेरेमनी में थोड़ी उम्मीद की किरण जागती है। इन्हीं के बीच खड़ा है फेंग, जो एक ट्रांसमाइग्रेटर, जो बरसों से इस पल का इंतजार कर रहा था और अपनी इस दूसरी जिंदगी को बिल्कुल बेकार नहीं जाने देना चाहता। जब लू हूं उसका नाम पुकारते हैं तो पूरा मैदान एक साथ चिल्ला उठता है। देखते ही देखते उसकी अवेकनिंग ही सबका मेन अट्रैक्शन बन जाती है। इतनी सारी आंखों के सामने होने के बावजूद वो एकदम शांत रहकर भीड़ को पीछे छोड़ता हुआ उस चमकते हुए प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ता है, जहां किस्मत का फैसला होने वाला है। क्लासमेट्स तुरंत अंदाजा लगाने लगते हैं कि उसके किलर लुक्स देखकर लगता है वो पक्का कोई प्रिस्ट बनेगा। कुछ फैंस तो इस बात की शर्त तक लगाने लगते हैं। वहीं जलने वाले कहते हैं कि शक्ल अच्छी होने से कुछ नहीं होता जब तक पावरफुल प्रोफेशन ना मिले। सपोर्टर्स पलटकर जवाब देते हैं कि वो सिर्फ फेंग जो से जल रहे हैं। वैसे इस अटेंशन की वजह भी थी। ये अनाथ लड़का फिजिकली एकदम फिट था और पढ़ाई में भी टॉप पर रहता था, यानी अवेकनिंग से पहले की हर काबिलियत उसके पास थी। यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर लू भी उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें समझ आ रहा था कि क्यों पूरा स्कूल इस लड़के के आसपास ऐसे जमा है जैसे वो इस कहानी का मेन कैरेक्टर हो। फेंग जो रिचुअल अरे पर अपना हाथ रखता है और उसके चारों तरफ सुनहरी एनर्जी का तूफान उमड़ पड़ता है। जैसे ही अवेकनिंग प्रोसेस शुरू होता है, एक तेज फ्लैश उसकी आंखों के आगे छा जाता है। ये इशारा था कि सेरेमनी ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है और कुछ बहुत ही हटके लोड हो रहा है। प्लेटफॉर्म से इतनी खतरनाक एनर्जी निकलती है कि भीड़ सोचने लगती है कि कहीं फेंग जो ने किसी नॉर्मल हीरोइक क्लास की जगह कोई हेवन डिफाइंग प्रोफेशन तो रोल नहीं कर लिया। अजीब सी हरी प्रेतात्माओं वाली उंगलियां उसकी बाहों से लिपट जाती हैं, जो साफ साफ किसी अनडेड एनर्जी का इशारा थी। अचानक हरे रंग की डेथ एनर्जी पूरी सेरेमनी में धमाके के साथ फैल जाती है, वहां की शांति को चीरती हुई ये साबित कर देती है कि उसकी अवेकनिंग कोई आम बात नहीं है। लू हूं इस तबाही को देखकर हिल जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इस गॉड गिफ्टेड बच्चे ने आखिर कौन सा बेतहाशा पावरफुल प्रोफेशन अनलॉक कर लिया है। उस स्टूडेंट के पीछे प्रेत जैसी हरी रोशनी में अनडेड वॉरियर्स की पूरी फौज खड़ी हो जाती है, जिसमें बख्तरबंद कंकाल, मेजेस, नाइट्स और खूंखार कमांडर्स शामिल थे। उन सब के ऊपर ताज पहने एक विशाल कंकाल राजा अपने हाथ फैलाए खड़ा था, जिससे ये नौसिखिया लड़का खुद मौत का चुना हुआ नुमाइंदा लग रहा था। जैसे ही प्लेटफॉर्म से रूह कंपा देने वाली पावर निकलती है, फेंग जो अपना एक हाथ उठाता है, जिससे आसपास खड़े सभी लोगों को उस भयानक एनर्जी से बचने के लिए खुद को ढकना पड़ता है। इंटरफेस आखिरकार एक सक्सेसफुल अवेकनिंग कंफर्म करता है। नेक्रोमैंसर, एक बेहद रेयर और खतरनाक प्रोफेशन जो उसकी इस धमाकेदार एंट्री से पूरी तरह मैच करता था। गायब होती परछाइयों को देखते हुए वो अपनी नई क्लास को महसूस करता है, जबकि वो अनडेड ऑरा अभी भी उसके चारों तरफ जिंदा धुएं की तरह लिपटा हुआ था। सबके हैरान होकर सुन्न पड़ जाने की खामोशी तुरंत टूटती है जब कई क्लासमेट्स अचानक जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें लगा कि उसकी इस डरावनी एंट्री ने रिजल्ट को कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर दिखा दिया था। वो लोग नेक्रोमैंसर को एक सबसे निचले दर्जे की कॉम्बैट क्लास बताकर उसका मजाक उड़ाने लगे। उनका कहना था कि रेयर होने का कोई मतलब नहीं रह जाता जब आपकी क्लास स्कूल की पढ़ाई को असली ताकत में बदल ही न पाए। उनकी इस बात में एक बड़ी वजह भी थी। नेक्रोमैंसर को कोई भी असली पावर मिलने से पहले अनडेड रेल्म के साथ बहुत गहरा कनेक्शन बनाना पड़ता है। अब क्योंकि जिंदगी और मौत एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हैं, इसलिए किसी जिंदा इंसान के पास उस रेल्म को स्टडी करने या वहाँ के जीवों को कंट्रोल करने का कोई सेफ तरीका नहीं होता। लेकिन हमारे हीरो को कुछ ऐसा दिख रहा था जो बाकी किसी को नजर नहीं आ रहा था। उसके पैनल पर लिखा था नेक्रोमैंसर, लोअर अप्रेंटिस रैंक और शुरुआती एट्रीब्यूट्स बिल्कुल 0 के बराबर। तभी सही टाइम पर एक दूसरा नोटिफिकेशन आता है जो होस्ट को 18 साल के लंबे इंतजार के बाद अनडेड रेल्म एक्सपीरियंस सिस्टम के अनलॉक होने की बधाई देता है। फेंग जो अपने इस बेहद लेट आए गोल्डन फिंगर का खुशी स्वागत करता है, क्योंकि जब किसी प्राइवेट चीट सिस्टम की एंट्री हो जाए तो सबसे बेकार प्रोफेशन भी तबाही मचा सकता है। सिस्टम अपने आप उसे अनडेड रेल्म से कनेक्ट कर देता है और उसे एक स्केलेटन क्लोन देता है जो शिकार कर सकता है, दुश्मनों को निगल सकता है, लेवल अप कर सकता है और असली दुनिया में भी आ सकता है। उस खतरनाक दुनिया का असली एक्सपीरियंस मिलना ही नेक्रोमैंसर की हर कमजोरी को खत्म कर देता है। एक तरह से ये सिस्टम इस ट्रांसमाइग्रेटर को उसकी क्लास के हिसाब से ही बना बनाया तरक्की का इंजन थमा देता है। बिना एक सेकंड भी गंवाए वो सम्मन की कमांड देता है, उस हड्डियों वाले अवतार से मिलने के लिए तैयार जो जिंदा इंसानों की दुनिया से परे उसके लिए लेवल की ग्राइंडिंग करने वाला था। उसका होश एक नीली आंखों वाले बख्तरबंद कंकाल में ट्रांसफर हो जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो कुछ देर के लिए अपने क्लोन को कंट्रोल करके खुद उस
अनडेड रियल्म को महसूस कर सकता है। और सबसे बढ़िया बात, निगले गए अनडेड मॉन्स्टर्स उस क्लोन के एट्रीब्यूट्स को और बढ़ा देते हैं। वहीं दूसरी तरफ मारे गए दुश्मन ऐसे सैनिक बन जाते हैं जिन्हें वो असली दुनिया में सम्मन करके छोड़ सकता था। इस जबरदस्त रास्ते को देखकर उसे समझ आ जाता है कि अगर वो काफी मॉन्स्टर्स मार दे तो एक कभी न खत्म होने वाली आर्मी खड़ी कर सकता है और इस पूरे अनडेड रेल्म को अपना शिकारगाह बना सकता है। वो फिलहाल के लिए उस अनडेड रेल्म की राइड को टाल देता है और सिस्टम को अपने क्लोन को असली दुनिया में सम्मन करने का ऑर्डर देता है। वो घूमने फिरने की जगह तुरंत अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता था। सिस्टम कमांड एक्सेप्ट करता है और सम्मनिंग शुरू कर देता है, जबकि दोनों दुनियाओं के बीच के कनेक्शन के चारों तरफ हरी रंग की इंटरफेस लपटें धधकने लगती हैं। मैदान के ऊपर एक बड़ा सा पन्ने जैसा हरा मैजिक सर्कल बनता है, जो इस बात का इशारा था कि ये कोई कमजोर सीधा साधा नौसिखिया कंकाल नहीं है जो स्टोर रूम से बाहर आ रहा हो। पूरे आर्मर में ढका हुआ वो स्केलेटन क्लोन सीधा नीचे उतरता है, काली आग में लिपटा हुआ, और उसकी आंखों, कंधों और छाती पर नीली एनर्जी जल रही थी। उसके बगल में खड़े होकर फेंग जो को एहसास होता है कि इस अवतार को सीधे सम्मन किया जा सकता है और ये शायद अभी से उसका सबसे स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट ऑप्शन बन चुका है। इसी बीच इंस्ट्रक्टर लू अगली अवेकनिंग के लिए शाचिन का नाम पुकारते हैं, लेकिन मन ही मन अफसोस जताते हैं कि इतने होनहार स्टूडेंट को इतनी झंझटों वाली क्लास मिली। कई लड़कियां नेक्रोमांसर बने फेंग जो को दिलासा देती हैं कि वो अभी भी लेजेंडरी रैंक तक पहुंच सकता है और उसके पीछे बॉडीगार्ड की तरह खड़े उस बख्तरबंद कंकाल को देखकर एक्साइटेड होकर तारीफ करने लगती हैं। ये देखकर एक जलनखोर असासिन स्टूडेंट गुस्से से भुनने लगता है कि फेंग जो का प्रोफेशन कचरा होने के बावजूद लड़कियां उसे घेरे हुए हैं। वो खुद से बड़बड़ाता है कि एक अकेला कंकाल उसकी अपनी क्लास का मुकाबला नहीं कर सकता, ये याद करते हुए कि नए नए बने नेक्रोमेंसर पूरे साल में बहुत कम कंकाल सम्मन कर पाते हैं। वो जलनखोर बुली सोचता है कि अगर वो इस एक कंकाल को तबाह कर दे तो फेंग जो की लेवल अप करने की स्पीड महीनों के लिए रुक जाएगी। पीछे से वो चुपके से क्लोन की तरफ एक जहरीला स्लीव एरो चला देता है। उसे लगा कि एक सस्ते से सरप्राइज अटैक से वो अपने राइवल के फायदे को खत्म कर देगा। वो तीर सीधे कंकाल की खोपड़ी पर जाकर लगता है, लेकिन उसकी जादुई हड्डियों से टकराकर बिना कोई नुकसान पहुंचाए चिंगारियां छोड़ता हुआ गिर जाता है। इससे साफ हो जाता है कि हमलावर ने इस नए सम्मन की ताकत को बहुत हल्के में ले लिया था। क्लोन की नीली आंखें तेजी से चमक उठती हैं और फेंग जो के कोई अगला ऑर्डर देने से पहले ही वो कंकाल बिना किसी इशारे के अपनी मर्जी से जानलेवा इरादे के साथ उस असासिन पर निशाना साध लेता है। एक पल की झपक में वो अपने मास्टर के पास से गायब हो जाता है और पूरे मैदान को इतनी तेज स्पीड से पार करता है कि हैरान देखने वाले उसे देख तक नहीं पाते। वो बुली तब घबरा जाता है जब उसका टारगेट अचानक गायब हो जाता है, क्योंकि उसका दिमाग उस स्पीड के गैप को समझ ही नहीं पाया था जो उसने अभी अभी छेड़ा था। वो कंकाल सीधे उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और काली लपटों के साथ अपना वार चला देता है। कंकाल की खोपड़ी के पीछे से टर्बो इफेक्ट की तरह काली आग की लपटें छूट रही थीं। वो एक ही भयानक वार सीधे हमलावर के चेहरे पर जड़ देता है, जिससे उसका सारा घमंड एक पल में हवा हो जाता है और सबको समझ आ जाता है कि असली स्ट्रॉन्ग सम्मन का क्या मतलब होता है। बिना रुके वो क्लोन उस असासिन को जबरदस्त ताकत से जमीन पर पटक देता है, जबकि आसपास खड़े सभी लोग उस खूंखार जवाबी हमले को देखकर सन्न रह जाते हैं। खून से लथपथ और खौफ में डूबा हुआ वो असासिन समझ ही नहीं पा रहा था कि एक नेक्रोमेंसर का शुरुआती कंकाल उसकी इतनी सुपीरियर क्लास को इतनी आसानी से कैसे पछाड़ सकता है। वो जख्मी और कांपता हुआ घास पर घिसटने लगता है। उसकी सारी हेकड़ी गुम हो चुकी थी, क्योंकि उसकी घटिया चाल उल्टी उसी पर भारी पड़ चुकी थी। तभी एक गुस्सैल आवाज गूंजती है जो पूछती है कि फेंग क्या कर रहा है, जिससे वो जख्मी हमलावर बेनकाब हो जाता है और पूरी सेरेमनी में अफरा तफरी मच जाती है। लू रेंजिया को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस कंकाल ने उसके पीछे से किए गए हमले को भांप लिया, लेकिन उसकी चोट खाई ईगो तुरंत किसी दूसरी कमजोरी की तलाश करने लगती है। वो खुद को दिलासा देता है कि फेंग की मेन बॉडी तो पक्का कमजोर होगी, क्योंकि समनर लॉजिक के हिसाब से तो सारे स्टैट्स उस मॉन्स्टर में चले गए होंगे। हार मानने से इनकार करते हुए वो असासिन फेंग के पीछे से झपटता है और दोबारा हमला कर देता है, जिससे साबित होता है कि इतनी बेइज्जती के बाद भी उसे समझ नहीं आई थी। वो सीधे उस बेबस दिख रहे नेक्रोमेंसर को खत्म करने के लिए अपना खंजर हवा में उठाता है। हालांकि क्लोन उससे कुछ कदम दूर खड़ा था। फेंग उस नीचे आते हुए खंजर को खाली हाथ पकड़ लेता है। उसे अपने चेहरे से कुछ ही इंच दूर रोककर ये दिखाता है कि उसके फिजिकल स्टैट्स भी एक बहुत बड़ा झटका है। हमलावर दर्द से चीख उठता है, क्योंकि हरी एनर्जी उस फंसे हुए हथियार पर लिपटने लगती है, जिससे वो न तो ताकत लगा पा रहा था और न ही अपना हथियार छुड़ा पा रहा था। इस हमले को एक घटिया ओवर कॉन्फिडेंस बताते हुए फेंग किसी ट्यूटोरियल एनिमी को आसानी से उड़ाने के अंदाज में आगे बढ़ता है। उसका घूंसा सीधा लू रेंजिया के चेहरे पर जाकर लगता है, जहां उसकी ताकत और सुपरनैचुरल एनर्जी का ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है कि असासिन को संभलने का मौका तक नहीं मिलता। उस वार से वो बुली खून की उल्टी करता हुआ दूर जाकर गिरता है, जबकि फेंग अपने शांत कंकाल वॉरियर के बगल में डटा रहता है। लू रेंजिया इतनी तेज स्पीड में जमीन पर पटकता है कि पूरा मैदान दहल जाता है। सबको समझ आ जाता है कि नेक्रोमेंसर की मेन बॉडी पर हमला करना तो सबसे बड़ी बेवकूफी थी। वो खून से सनी घास पर बेसुध पड़ा रहता है और सबके सामने दोनों बार हारने के बाद उसकी असासिन वाली अकड़ हमेशा के लिए ठंडी हो जाती है। फेंग इस पूरे ड्रामे को बकवास मानकर रिजेक्ट कर देता है और अपने कंकाल के साथ आगे बढ़ जाता है, उस पिटे हुए बुली को किसी बेकार साइड कंटेंट की तरह नजरअंदाज करते हुए। आसपास के देखने वाले आखिरकार लू रेंजिया को पहचान लेते हैं और सच फैला देते हैं कि उसके पीछे से हमले के जवाब में फेंग ने उसे एक ही पंच
में ढेर कर दिया। जब दोस्त उस जख्मी हमलावर के पास जमा होते हैं तो वो फेंग जो का नाम बुदबुदाता है। यह समझते हुए कि ये बेइज्जती इतनी जल्दी पीछा नहीं छोड़ने वाली, उसका डर गुस्से में बदल जाता है और लू रेंजिया बदला लेने की कसम खाता है। जैसे ही वो दोबारा खड़ा होगा, इस नेक्रोमैंसर से हिसाब चुकता करने का प्लान बनाने लगता है। बाद में फेंग बाहर के हंगामे को छोड़कर स्कूल की एक शांत बिल्डिंग में लौट आता है, जहाँ कोई देखने वाला उसे डिस्टर्ब न कर सके। एक खाली कमरे के अंदर वो सिस्टम को फिर से बुलाता है, जबकि उसका विशाल कंकाल सिक्योरिटी गार्ड की तरह उसके पीछे खड़ा रहता है। इंटरफेस पूछता है कि क्या वो अनडेड रेल्म एक्सपीरियंस शुरू करना चाहता है, और इस बार हमारा हीरो असली लेवल ग्राइंडिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। इस दुनिया को एक्सप्लोर करने से नेक्रोमैंसर की कई जरूरी जानकारियां मिलने वाली थीं, और अनडेड मॉन्स्टर्स को निगलने के मौके भी। फिर भी फेंग जानता था कि ये अनजानी दुनिया उसे आसानी से लूट नहीं बांटेगी। वहाँ के शिकारी उसे खुद अपना शिकार बना सकते हैं, और जहाँ इनाम बड़े होते हैं वहाँ खतरा भी होता है। वो इस खतरे को कबूल करता है और एक्सपीरियंस शुरू करने का ऑर्डर देता है। सिस्टम उसकी कमांड एक्सेप्ट करता है और ट्रांसफर की तैयारी शुरू कर देता है, जिससे वो खाली कमरा तैरती हुई हरी चिंगारियों और कोड से भर जाता है। इस चीट के लिए 18 साल इंतजार करने के बाद फेंग अपनी ग्रोथ को तेज करने का पहला असली मौका बिल्कुल बेकार नहीं जाने देना चाहता था। अब तैयारी पूरी हो चुकी है, लेकिन सिस्टम उसे अनजाने खतरों की चेतावनी देता है और कैंसिल या कंफर्म करने का ऑप्शन देता है, उसे अपनी पसंद का जिम्मेदार बनाते हुए। बिना किसी झिझक के वो परिणाम भुगतने के लिए तैयार था। वो जैसे ही कंफर्म दबाता है, इससे पहले कि डर उसकी सोच पर हावी हो सके, ट्रांसफर शुरू हो जाता है। हरा अंधेरा उसके शरीर को निगल लेता है और क्लासरूम उसकी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, क्योंकि सिस्टम उसकी चेतना को जिंदा दुनिया से परे भेजने लगता है। जब आंख खुलती है तो सामने का नजारा एक लाल चांद के नीचे फैला हुआ कंकालों का बंजर मैदान था, जहाँ नुकीली चट्टानें और सूखे पेड़ साफ बता रहे थे कि यहाँ किसी का भी स्वागत नहीं है। उसकी चेतना हड्डियों के बीच घुटनों के बल बैठे एक अकेले कंकाल में जागती है, जबकि दूर दिखते काले पहाड़ इस बात का सबूत थे कि एक खौफनाक सपना एकदम असली है। इसका स्टेटस पैनल बिल्कुल उसी संबंध से मैच करता था, लोअर अप्रेंटिस। चारों एट्रीब्यूट सिर्फ एक पर, कोई इक्विपमेंट नहीं, और सिर्फ एक इनेट स्किल। वो स्किल थी स्केलेटल आर्मामेंट, जो कंकालों को अपनी सुरक्षा बढ़ाने और खुद हथियार इक्विपमेंट बनाने के लिए हड्डियों का इस्तेमाल करने देती है, जो इस कब्रिस्तान में बेहद काम की चीज थी। फेंग समझ जाता है कि ये वही एबिलिटी थी जो उसके क्लोन ने सेरेमनी के दौरान इस्तेमाल की थी, जिसकी बदौलत बने आर्मर ने लू रेंजिया के धोखे से किए गए हमले को बेकार कर दिया था। जिंदा रहने को सबसे पहली प्राथमिकता मानते हुए वो पास पड़ी हड्डियां जमा करता है और किसी भी खतरनाक जीव का सामना करने से पहले अपने लिए एक हथियार ढाल लेता है। उसकी यह सावधानी तुरंत रंग लाती है जब एक लाल आंखों वाला अनडेड भेड़िया झाड़ियों से निकलकर सीधे उस पर झपट पड़ता है, इससे पहले कि वो आसपास का सही से जायजा भी ले पाता। तभी पहले वाले के बगल में एक दूसरा भेड़िया भी आ जाता है, जिससे उसका पहला ही मुकाबला दो मॉन्स्टर्स के अचानक हुए हमले में बदल जाता है। वो भी एक ऐसे अप्रेंटिस क्लोन के साथ जिसकी अभी तक कोई टेस्टिंग नहीं हुई थी। दोनों खुखार जानवर अपने नुकीले जबड़े फड़फड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं, जो साफ साफ दिखा रहा था कि क्यों सिस्टम ने चेतावनी दी थी कि इस रेल्म के अंदर मिलने वाले इनाम हमेशा खतरों से लैस होकर आते हैं। वो पहले वार से बाल बाल बचता है और मानता है कि अनडेड रेल्म में हर कदम पर खतरा छिपा है। अभी तो उसकी खोजबीन ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी। एक भेड़िया कंकाल के हाथ को अपने जबड़े में दबा लेता है, लेकिन मजबूत हड्डियां उस काटने के असर को झेल जाती हैं और उन नुकीले दांतों को इस राइड को खत्म करने से रोक देती हैं। दूसरा भेड़िया हाथापाई के बीच उसके पैर को जकड़ लेता है, जिससे उसकी चाल रुक जाती है और ये साबित हो जाता है कि ये जोड़ी आम जानवरों से कहीं ज्यादा समझदारी से शिकार करती है। घबराने के बजाय वो इस डबल टीम हमले का जवाब पास वाले जानवर पर अपने हड्डियों वाले हथियार से वार करके देता है। उनकी इस टीम वर्क को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करते हुए वॉइस से बाय वन गेट वन फ्री वाली डील बताता है। क्लोन एक बेरहम जवाबी हमला शुरू करता है, क्योंकि दो मॉन्स्टर्स के आने का मतलब था दुगना लूट का माल। उसकी हड्डी की ब्लेड सीधे एक भेड़िए के सिर पर जाकर लगती है, जबकि दूसरा पास में ही उलझा हुआ था, जिससे आखिरकार ये भद्दा हमला उसके पक्ष में मुड़ने लगता है। वो दूसरे भेड़िए पर एक जोरदार लात मारता है, लेकिन उसका उस पर बहुत कम असर होता है। ये फैंग के लिए चेतावनी थी कि ये अनडेड शरीर आम जानवरों से कहीं ज्यादा मार झेल सकते हैं। ऊपर से कंकाल को कंट्रोल करना काफी अटपटा लग रहा था, जबकि और भी भेड़िए घेरा बनाकर करीब आ रहे थे। ऐसे में इस खतरनाक हाथापाई को जारी रखना खुदकुशी करने जैसा होता। पास में पड़ी हड्डियों के ढेर पर नजर पड़ते ही उसे समझ आ जाता है कि ये स्केलेटन आर्मामेंट को जंग के मैदान में असली फायदा उठाने का सबसे परफेक्ट सामान है। जैसे ही भेड़ियों का झुंड दोबारा हमला करता है, फेंग उस ढेर की तरफ हाथ बढ़ाता है और एक और बेकार लात मारने के बजाय सिस्टम पावर्ड जवाब तैयार करता है। स्केलेटल आर्मामेंट उन बिखरी हुई हड्डियों को एक मुड़ी हुई हड्डियों की दरांती में बदल देता है, जिससे वो क्लोन तुरंत एक नौसिखिए से बदलकर एक हथियारबंद काल बन जाता है। ये नया हथियार हमला करते हुए भेड़िए के आर पार हो जाता है, जिससे साबित होता है कि ढली हुई हड्डी में इन अप्राकृतिक रूप से मजबूत मॉन्स्टर्स को चीरने की पूरी काटने वाली ताकत है। एक और जानवर खाली जगह देखकर झपटता है, इस नए खिलाड़ी को जश्न मनाने या अपने हथियार को संभालने का समय देने से साफ मना करते हुए। फेंग अपनी दरांती के साथ घूमता है और एकदम करीब से पलटवार करता है, कंकाल की लंबी पहुंच का इस्तेमाल करके उन झपटते जबड़ों को अपनी कोर से दूर रखता है। उधर असली दुनिया में उसके हाथ पर भी बिल्कुल वैसा ही जख्म उभर आता है, जिससे ये राज खुलता है कि क्लोन को कंट्रोल करने के दौरान मिलने वाला नुकसान सीधे होस्ट के शरीर पर ट्रांसफर होता है। ये छिपा हुआ नियम इस एक्सपीरियंस को उम्मीद से कहीं ज्यादा खतरनाक बना देता है, क्योंकि क्लोन को खोने का मतलब अपने असली शरीर को खोना भी हो सकता था। इसलिए
इसलिए वो इस चेतावनी को पीछे छोड़ते हुए मरे हुए भेड़िए के सिर पर ध्यान लगाता है और उसकी हड्डियों को इस्तेमाल करने का फैसला करता है। जीव के खत्म होने के बाद भी उसकी हड्डियां फेंग के बहुत काम की थी। क्लोन के हाथ से निकलकर नीली एनर्जी लाश में समा जाती है, जिससे ताजा मरे हुए मॉन्स्टर के अवशेषों पर पहली बार स्केलेटल आर्मामेंट एक्टिवेट होता है, ये ऐलान करते हुए कि अब मौत भी उसकी सेवा करेगी। फेंग मरे हुए भेड़िए से काम का सामान निकाल लेता है, जबकि बाकी बचे जानवर उस पर अपना घेरा कसते जा रहे थे। वे निकाली हुई हड्डियां उसके इक्विपमेंट को नीली चमकती धार के साथ और मजबूत बना देती हैं, जिससे जंग के मैदान में गिरा हर दुश्मन बिना किसी क्राफ्टिंग बेंच के तुरंत एक अपग्रेड में बदल जाता है। इससे पहले कि ये अपग्रेड पूरी तरह सेट होता, एक और भेड़िया हमला कर देता है, लेकिन मजबूत हो चुका कंकाल पूरे दम से उसका सामना करता है। मेहनत से बनाई अपनी पकड़ को खोने के बजाय वो एकदम करीब से एक सटीक वार करके उस जानवर को चीर देता है। ये दिखाता है कि हमारा हीरो कितनी तेजी से इस अनजाने शरीर को ढाल रहा है। वो नीली एनर्जी की लकीरें छोड़ते हुए अगले टारगेट की तरफ झपटता है, जिससे झुंड के तादाद वाले फायदे का खत्मा बड़ी तेजी से होने लगता है। जब ये फाइट खत्म होती है तो लाल बंजर जमीन पर टूटे हुए भेड़ियों का ढेर लगा था, जबकि वो बख्तरबंद क्लोन अपने अपग्रेडेड हड्डियों वाले हथियार के साथ सीना ताने खड़ा था। फेंग दिल से मानता है कि स्केलेटल आर्मामेंट उम्मीदों से कहीं ज्यादा जबरदस्त निकला, बिल्कुल वैसा वर्सेटाइल सिस्टम स्किल जो हर एक जीत को और भी बड़ी ताकत में बदल सकता है। तभी एक गिरे हुए भेड़िए से एक चमकदार नीली लपट उठती है, एक अनोखा इनाम जो यकीनन किसी नॉर्मल बॉडी का हिस्सा तो नहीं था। वो नीली लपट क्लोन की हथेली पर आकर टिक जाती है, उसकी मौजूदगी पर ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कोई सामान सही ऑर्डर का इंतजार कर रहा हो। उसके अंदर एक अजीब सी भूख जागती है, जिससे फेंग को समझ आता है कि वो कंकाल सिर्फ उस सोइल फायर को देख नहीं रहा है, बल्कि अंदर से उसे निगलना चाहता है। एक आदिम सोच के साथ जवाब उसके दिमाग में गूंजता है, खाओ, ताकत को निगलो और इवॉल्व हो जाओ, ताकि हर हराए हुए अनडेड को आगे बढ़ने का ईंधन बनाया जा सके। फेंग उस नीली लपट को क्लोन के मुंह में डाल देता है और कड़कती हुई एनर्जी उसकी खोपड़ी में भरकर पूरे मजबूत शरीर में फैल जाती है। एक सिस्टम नोटिफिकेशन तुरंत एट्रीब्यूट अपग्रेड का ऐलान करता है, यह कंफर्म करते हुए कि सोल फायर को निगलने से हर जीत सीधे परमानेंट स्टैटिस्टिकल ग्रोथ में बदल जाती है। स्ट्रेंथ 1 से बढ़कर 1.1 हो जाती है। स्केलेटल आर्मामेंट इस बढ़त को मंजूरी देता है और इंटरफेस आगे के इस्तेमाल के लिए 0.1 सोल पावर जोड़ देता है। सिस्टम समझाता है कि सोल पावर से नए स्किल सीखे जा सकते हैं, पोटेंशियल बढ़ाया जा सकता है और इक्विपमेंट्स को बेहतर बनाया जा सकता है। यानी ये उसके पूरे फ्यूचर बिल्ड की ऑल इन वन करेंसी बन चुकी थी। दूसरे शब्दों में कहें तो हर एक लाश उसे सामान भी दे रही थी और इवोल्यूशन भी। इसलिए इस नेक्रोमेंसर की सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी एकदम सिंपल और बेहद खुखार थी, एक्सप्लोर करो, मारो, निगलो और इवॉल्व हो जाओ। पूरा सिस्टम एक जबरदस्त फार्मिंग लूप में बदल जाता है, जहां खतरा और एक्सपीरियंस पॉइंट्स एक ही पते पर मिलते हैं। अगर वो ऐसे ही शिकार करता रहा तो हर एक किल्स उसके एट्रीब्यूट्स बढ़ा सकता है, इक्विपमेंट बेहतर कर सकता है और उसके कंट्रोल को इतना बढ़ा सकता है कि शुरुआती रुकावटें कोई मायने ही न रखें। आगे फैली हुई उस कभी न खत्म होने वाली लाल बंजर जमीन को देखकर फेंग को एहसास होता है कि इस तरक्की की कोई लिमिट नहीं है और वो खुशी खुशी इस ग्राइंडिंग को अपना लेता है। तभी खंडहरों के बीच से एक और खतरनाक कंकाल आगे बढ़ता है, जो अभी अभी झेले गए भेड़ियों के झुंड के मुकाबले एक आसान टेस्ट टारगेट था। उसका पैनल उसे एक अनइंटेलिजेंट अप्रेंटिस कैनन फॉडर कंकाल बताता है, जिसका शरीर बेहद कमजोर था और जिसकी एक साफ कमजोरी थी उसके अंदर जलती हुई सोल फायर। फेंग स्केलेटल आर्मामेंट एक्टिवेट करता है और हड्डियों का एक भाला ढाल लेता है। आसान शिकार पर हमला बोलने से पहले उसे सिस्टम से कंफर्मेशन मिल जाती है। एक ही सटीक वार से वो उसे तबाह कर देता है और बदले में उसे एजिलिटी के साथ 0.1 सोल पावर मिलती है, ये साबित करते हुए कि छोटे मोटे कचरा मॉन्स्टर्स भी साफ सुथरी बढ़त देते हैं। अगला शिकार भी उतनी ही तेजी से ढेर हो जाता है, जिससे उसका कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर बढ़ जाती है, जबकि क्लोन का शरीर मजबूती की एक और दिखती हुई परत सोख लेता है। उसकी सोल फायर को निगलने से वो आर्मर से ढका शरीर चमकने लगता है और फेंग खुलेआम दावा करता है कि ये चुराई हुई एनर्जी उसकी खुद की पावर का ईंधन है। लगातार शिकार करने के बाद क्लोन की स्ट्रेंथ 3, एजिलिटी 2, कॉन्स्टिट्यूशन 2, स्पिरिट 2 और सोल पावर 10 तक पहुंच जाती है। तीन वापस हैंग हाई स्कूल में आता है, जहां शांत कमरे में उसका असली शरीर अभी भी खड़ा था और दिमाग के अंदर वो एक्सपीरियंस चालू था। एक लड़की क्लासमेट पास आकर फेंग जो को पुकारती है और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने के उसके वादे को बीच में ही तोड़ देती है, इससे पहले कि वो अपने बगल में खड़ी लड़की को नोटिस भी कर पाता। अपनी क्लासमेट की आवाज सुनकर फेंग पावर फैंटेसी से बाहर आता है और मुड़ता है। अचानक उसे याद आता है कि उसका असली शरीर यहाँ अकेला नहीं है। वो पहचान जाता है कि उसके पास बा शाचिन खड़ी है। वहीं दूसरी तरफ बा शाचिन उसके हाथ पर जमा खून देख लेती है और पूछने लगती है कि वहाँ क्या हुआ। उसे लगा कि अपने घटिया प्रोफेशन से निराश होकर फेंग ने खुद को चोट पहुंचा ली है, इसलिए वो खुद पर गुस्सा निकालने के लिए उसे डांटती है, जिससे फेंग एकदम हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि शरीर पर ट्रांसफर हुए उस जख्म ने एक बहुत बड़ी गलत फहमी पैदा कर दी है। वो चुपचाप खुद से वादा करता है कि अगले एक्सपीरियंस से पहले वो कोई बहुत ज्यादा शांत जगह चुनेगा। उसे शांत करने के लिए फेंग उसे एक मामूली सी खरोंच बता देता है। हालांकि बा शाचिन के शक भरे चेहरे से साफ लग रहा था कि ये बहाना मुश्किल से ही गले उतरा है। उनकी ये अजीब सी खामोशी तब खत्म होती है जब फेंग अपना चोटिला हाथ छुपा लेता है, जबकि वो लड़की उसे किसी अविश्वसनीय मरीज की तरह घूरती रहती है। खैर, बा शाचिन उसे याद दिलाती है कि मेडिटेशन क्लास शुरू होने वाली है, इसलिए इससे पहले कि वे दोनों फिर से लेट हो जाएं, साथ में वापस चल पड़ते हैं। फेंग अचानक खांसता है और लड़खड़ा जाता है, जिससे वो उसे मेडिकल
मेडिकल रूम जाने के लिए जिद करने लगती है क्योंकि उसकी ये तथाकथित मामूली चोट अंदर से काफी गहरी लग रही थी। सिस्टम कंफर्म करता है कि आज का एक्सपीरियंस बहुत लंबा चला गया था और उसने उसके असली शरीर पर दबाव डाला है, जिससे साबित होता है कि क्लोन को ज्यादा देर तक कंट्रोल करने की अपनी एक कीमत चुकानी पड़ती है। जब तक वो इस चेतावनी को समझता है, एक नई इंटरफेस लाइट चमकती है जो उसका ध्यान शाचन की फिक्र से हटाकर मिले हुए रिवॉर्ड्स की तरफ खींच लेती है। क्लोन के साथ साथ उसका खुद का पैनल भी अपग्रेड हो चुका था। उसकी स्ट्रेंथ बढ़कर 1.2 और बाकी तीनों एट्रीब्यूट्स 1.1 हो गए थे। इससे भी जरूरी बात ये थी कि सम्मन स्केलेटन के बगल में अब एक डिड्यूसिबल स्किल स्लॉट दिखाई दे रहा था, जिससे उस जमा हुई सोल पावर को एक सही जगह मिल जाती है। फेंग सोचने लगता है कि क्या वो टॉप टियर अवेकन हुए प्रोफेशनल्स की नकल करके ओरिजिनल स्किल्स बना सकता है और आम क्लास लिमिट से परे एक बिल्कुल नया रास्ता अनलॉक कर सकता है। कहानी अब हैंग हाई स्कूल की टीचिंग बिल्डिंग में पहुंचती है, जहां नए अवेकन हुए स्टूडेंट्स अपने पहले फॉर्मल ट्रेनिंग सेशन के लिए जमा होते हैं। लेक्चर हॉल के अंदर एक नई इंस्ट्रक्टर सबको शांत कराती है। सेरेमनी के ड्रामे को खत्म करके क्लास के बेसिक फंडामेंटल सिखाने के सीरियस काम पर आती है। वो अपना इंट्रोडक्शन शेन होंग यू के रूप में देती है, एक लोअर सिल्वर फायर मेज जो मेडिटेशन क्लास की इंचार्ज थी और देखते ही किसी भी किताब से ज्यादा डेंजरस लग रही थी। शेन हर प्रोफेशन का बेसिक मेडिटेशन मेथड बांटती है और स्टूडेंट से कहती है कि वो थ्योरी के बजाय फोकस्ड प्रैक्टिस के जरिए अपनी एबिलिटीज को बाहर लाएं। वो समझाती है कि मेडिटेशन से स्पिरिट पावर बढ़ती है, जो उनके सीखने वाले हर एक प्रोफेशनल स्किल को एक्टिवेट और बनाए रखने के लिए जरूरी बेस तैयार करती है। वो चेतावनी देती है कि इसमें टाइम लगता है और गर्व से बताती है कि उसके जैसे जीनियस को भी आधा महीना लग गया था, एक ऐसा रिकॉर्ड बनाकर जिसे तोड़ने की उम्मीद किसी से नहीं थी। फेंग का सिस्टम तुरंत स्केलेटन मेडिटेशन मेथड को डिटेक्ट कर लेता है और उसे सीधे एंट्री लेवल तक रिड्यूस करने का ऑप्शन देता है, उस पूरे रिकॉर्ड को चुटकियों में चैलेंज करते हुए। सिस्टम का ऑफर एक्सेप्ट करते हुए फेंग यस चुनता है और बिना किसी शर्म के एक ही अपग्रेड में महीनों की मेडिटेशन प्रैक्टिस को स्किप करने के लिए सोल पावर खर्च कर देता है। जैसे ही डिडक्शन शुरू होता है, उसके चारों तरफ हरे रंग के सिंबल्स फटने लगते हैं। उसके दिमाग में अनडेड थ्योरी को किसी करप्टेड सॉफ्टवेयर की तरह ठूंसते हुए उसकी चेतना स्केलेटन क्लोन के साथ ओवरलैप होती है, जिससे अंधी इमेजिनेशन या बार बार की प्रैक्टिस के बजाय उसका असली एक्सपीरियंस एक कंप्लीट विजुअलाइजेशन मेथड में बदल जाता है। कुछ ही पलों बाद इंटरफेस कंफर्म करता है कि स्केलेटन मेडिटेशन मेथड सफलता से सीख लिया गया है, जिससे शेन होंगयू का आधे महीने वाला रिकॉर्ड आज ही बेहद पुराने जमाने का लगने लगता है। ये एंट्री स्टेज अप्रेंटिस मेथड एक स्केलेटन की इमेजिनेशन करके स्पिरिट को बढ़ाता है, जो ये किसी ऐसे इंसान के लिए तो हद से ज्यादा फायदेमंद था जो एक जिंदा हड्डियों वाले अवतार से जुड़ा हुआ हो। शरीर के एक एक हिस्से की इमेजिनेशन करने के लिए पापड़ बेलने के बजाय उसे बस अपने दिमाग में बसे उस क्लोन पर एक आध नजर डालनी थी जो पहले से उसकी चेतना में छपा हुआ था। और इससे भी बढ़िया बात, जब भी वो उसे कंट्रोल नहीं कर रहा होता, वो क्लोन अपने आप मेडिटेशन करने लगता। यानी फेंग की तरक्की 24 घंटे चलने वाले किसी सब्सक्रिप्शन प्लान जैसी बन गई थी। सिस्टम उसकी स्पिरिट को इतना रिस्टोर कर देता है कि वो एक और एक्सपीरियंस के लिए तैयार हो जाए। इससे उसे समझ आया कि रियल्म में एंट्री करने में स्पिरिट खर्च होती है और दोनों शरीरों को लगातार ट्रेनिंग करते रहना पड़ेगा। जैसे ही लेसन खत्म होता है, वो तुरंत एक और अनडेड रियल्म एक्सपीरियंस चालू कर देता है, क्योंकि जाहिर है मेडिटेशन तो बस उसकी हंटिंग स्टैमिना को रिफिल करने के लिए बना था। आर्मर से ढका वो क्लोन फिर से लाल आसमान के नीचे प्रकट होता है और एक घूमते हुए कंकाल को देखता है। इस अपग्रेडेड राइड के लिए एक एकदम परफेक्ट वार्म अप टारगेट। एक ही तेज वार उस मामूली अनडेड को तबाह कर देता है और इससे पहले कि वो शिकार थोड़ी सी भी अक्ल दिखा पाता, फेंग को कॉन्स्टिट्यूशन और सोल पावर मिल जाती है। अपनी पुरानी फॉर्म में वापस आते ही फेंग दोबारा शिकार करने की आजादी का जश्न मनाता है, इस बंजर जमीन को किसी ऐसे ओपन वर्ल्ड जोन की तरह ट्रीट करते हुए जो अपग्रेड मटेरियल से ठसाठस भरा हो। सिस्टम रिपोर्ट देता है कि स्केलेटल आर्मामेंट अब इंस्टिंक्ट प्रोफिशिएंसी पर पहुंच चुका है। अब इसे 10 सोल पावर खर्च करके मेन बॉडी के स्किल में बदला जा सकता है। अब उसे समझ आया कि ये डिडक्शन उसी अनडेड रेल्म के अंदर होता है जहां क्लोन की सीखी हुई स्किल्स को ऐसी एबिलिटीज में बदला जा सकता है जिन्हें उसका इंसान वाला शरीर यूज कर सके। जरूरी 10 सोल पावर खर्च करते हुए वो डिडक्शन शुरू करने का ऑर्डर देता है और सिस्टम को लड़ाई के दौरान जमा हुए हथियार बनाने वाले सारे अनुभवों का एनालिसिस करने देता है। हरे रंग का कोड क्लोन को घेर लेता है, क्योंकि एनालिसिस के दौरान अनगिनत एबिलिटीज तेजी से फ्लैश होती हैं, जो सीधे स्केलेटल आर्मामेंट से बने एक बिल्कुल नए स्किल का वादा कर रही थीं। नतीजा निकल कर आता है बोन जैवलिन, एक जबरदस्त अप्रेंटिस स्किल जो फेंग को करीबी हाथापाई के रिस्क के बजाय एक धांसू रेंज्ड अटैक दे देती है। ये स्किल हड्डियों के ऐसे भाले ढालती है जो आर्मर को फाड़ देने वाली ताकत और डेथ एनर्जी से भरे होते हैं, जिनकी गिनती, रेंज और डैमेज सीधे स्पिरिट और प्रोफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ते हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, बोन जैवलिन आगे चलकर बोन शील्ड, जायंट बोन क्लॉ और बोन प्रिजन जैसे तगड़े अपग्रेड्स का पूरा रास्ता खोल देती है। पास में ही और भी डरे हुए अनडेड मॉन्स्टर्स को देखकर उसे समझ आ जाता है कि हर एक ब्रांच के लिए एक्स्ट्रा सोल पावर चाहिए होगी, इसलिए वो पूरे इलाके में बिना रुके फार्मिंग करने के लिए तैयार हो जाता है। बोन जैवलिन को टेस्ट करने के लिए बेताब क्लोन छोटे मोटे कंकालों के एक ग्रुप को निशाना बनाता है जो एक साथ जमा थे, एक ही जबरदस्त वार का मजा चखने के लिए एकदम सही टारगेट। एक विशाल नीली सफेद रंग की बर्छी ईश्वरी सजावट की तरह सीधे नीचे गिरती है, कंकालों के झुंड को चीरती हुई उनकी हड्डियों के नीचे की जमीन को फाड़ देती है। वो प्रेत रूपी बर्छी नीली डेथ एनर्जी में लिपटी हुई जंग के मैदान में तबाही मचा देती है, जिससे साबित हो जाता है कि इस नए डिड्यूस किए गए स्किल में कमाल की रेंज्ड पावर है। टारगेट्स को ढेर होते देख फेंग अंदाजा लगाता है
है कि बोन जैवलिन नॉर्मल अप्रेंटिस अटैक्स जैसे डेथ मिसाइल या रे ऑफ इन्फिबलमेंट से कहीं ज्यादा ताकतवर है। हालांकि अब हर छोटे कंकाल से बहुत ही कम एट्रीब्यूट और सोल पावर मिल रही थी, जिससे पता चलता है कि सिस्टम ने चुपके से उसके शुरुआती फार्मिंग वाले रास्ते को थोड़ा धीमा कर दिया है। उसके क्लोन की स्ट्रेंथ 3.1 पहुंच जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी 2.05 छू लेते हैं। लेकिन आगे की ग्रोथ के लिए अब और गहरे, कहीं ज्यादा खतरनाक इलाकों में जाना जरूरी था, क्योंकि बोन एसेंस अभी भी पूरी तरह अनअवेलेबल था। वो आगे के खतरों से पंगा लेने से पहले इन कमजोर अनडेड मॉन्स्टर्स को और ज्यादा निगलने का फैसला करता है। उधर क्लासरूम में उसके इंसानी शरीर के चेहरे पर एक चालाक सी मुस्कान आ जाती है, जिस पर तेज तर्रार मेडिटेशन टीचर की तुरंत शक की नजर पड़ जाती है। इससे पहले कि वो खुद को संभाल पाता, लू रेंजिया एक ताना मारती हंसी के साथ उसकी तरफ झुकता है। अपनी पहले से हुई बेइज्जती वाली दुश्मनी को फिर से शुरू करने के लिए मरा जा रहा था। शेन होंग सबको मेडिटेशन कराते वक्त फेंग को दबे पांव मुस्कुराते हुए पकड़ लेती है और जवाब मांगती है। उसके सीक्रेट रियल्म ग्राइंडिंग सेशन को सीधे पूरी क्लास की नजरों के सामने घसीट लाती है। तभी एक क्लासमेट बड़ी एक्साइटमेंट में दावा करता है कि ये नेक्रोमैंसर मेडिटेशन नहीं कर पा रहा है, जबकि बाकी लोग बहस करने लगते हैं कि रेयर प्रोफेशंस के रिजल्ट्स भी तगड़े होने चाहिए, न कि पूरी तरह से फुस। उन्हें याद आता है कि नेक्रोमैंसर्स तो वैसे भी मुश्किल से ही कभी अवेकन होते हैं, इसलिए वे अंदाजा लगाते हैं कि शायद इनका खानदानी स्केलेटन मेडिटेशन मेथड ही अधूरा होगा, जिससे फेंग का ये स्ट्रगल समझ में आता है। शेन उससे कहती है कि मुश्किल का बहाना बनाकर हार नहीं मानी जा सकती और चेतावनी देती है कि उसकी यह ढिलाई अब पूरी क्लास का टाइम बर्बाद कर रही है। वो एक ही लेसन में चाकू का हत्था बना लेने के लिए लू रेंजिया की तारीफ करती है, जिस पर वो डींगे हाँकते हुए बड़बड़ाता है कि सिर्फ 1/3 समझ पाना तो उसके जैसे नॉर्मल जीनियस के लिए आम बात है। वो असासिन अकड़ दिखाते हुए कहता है कि फेंग को आखिरकार नेक्रोमैंसर्स और नॉर्मल प्रोफेशंस के बीच का फर्क समझ आ ही गया होगा। शायद वो अपनी पिछली कुटाई को पूरी तरह से भूल चुका था। फेंग बिना किसी इंप्रेशन के एकदम शांत रहकर उसकी कल्टीवेशन स्पीड को बेहद घटिया और एवरेज बता देता है, जिससे लू रेंजिया की अपनी ही पीठ थपथपाने वाली परफॉर्मेंस की सिर्फ 4 शब्दों में हवा निकल जाती है। गुस्से से बौखलाकर वो असासिन चिल्लाता है कि जो मेडिटेशन में एंटर तक नहीं कर पाया, उसे किसी असली टैलेंट का मजाक उड़ाने से पहले अपनी नाकामी देखनी चाहिए। तभी फेंग अपना परफेक्ट स्केलेटन विजुअलाइजेशन रिलीज कर देता है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा हरे रंग का प्रेत रूपी कंकाल का सिर प्रकट होता है, जो उस बकवास करने वाले को तुरंत डराकर पीछे धकेल देता है। शेन तुरंत लू रेंजिया को अपना ध्यान लगाने का ऑर्डर देती है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि क्लासरूम का माहौल अब मामूली शेखी बघाड़ने से बदलकर खतरनाक स्पिरिचुअल प्रेशर में बदल चुका है। जब वो फेंग पर मेडिटेशन क्लास में कॉम्बैट एग्रेशन लाने का इल्जाम लगाती है, तो वो बड़ी मासूमियत से समझाता है कि वो तो बस स्टूडेंट लू को थोड़ा साइड हटने के लिए कह रहा था। वो अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि लू उसका रास्ता रोककर खड़ा था, जबकि वो टीचर को अपनी असली मेडिटेशन प्रोग्रेस दिखाना चाहता था। पूरा कमरा हैरानी से गूंज उठता है। हालांकि जलने वाले अभी भी यही रट लगा रहे थे कि अगर वो कामयाब हो भी गया तो एक क्लास में एंट्री स्टेज का 10वां हिस्सा ही पूरा कर पाएगा। उनकी भविष्यवाणियों को इग्नोर करते हुए फेंग स्केलेटन मेडिटेशन मेथड एक्टिवेट करता है और अपने चारों तरफ ठंडी नीली एनर्जी जमा होने देता है। जैसे ही ये डेमोन्स्ट्रेशन सही से शुरू होता है, वो मैनिफेस्ट हुआ स्केलेटन स्पिरिचुअल फोर्स की ऊंची लहरों के साथ पूरे क्लासरूम में छा जाता है, जिससे हर मजाक उड़ाने वाली फुसफुसाहट तुरंत सुन्न कर देने वाली खामोशी में बदल जाती है। लू रेंजिया और बाकी स्टूडेंट्स बेबस होकर घूरते रह जाते हैं, क्योंकि फेंग का विजुअलाइजेशन पूरे कमरे पर हावी हो चुका था, जो किसी नौसिखिए के अधूरे चाकू के हत्थे जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। शेन होंगयू को एहसास होता है कि उसने एक ही क्लास के अंदर पूरा एंट्री स्टेज हासिल कर लिया है, एक ऐसा कारनामा जो इतना बेतुका था कि उसके चेहरे का सीरियस एक्सप्रेशन पूरी तरह गायब हो जाता है। अपने उस प्रेत रूपी गार्जियन के नीचे खड़े होकर वो हिसाब लगाता है कि एक एवरेज जीनियस के मुकाबले उसकी स्पीड लगभग 10 करोड़ गुना बेहतर है। यहाँ तक कि वो सख्त दाढ़ी वाले इंस्ट्रक्टर भी मानते हैं कि फेंग की मेडिटेशन प्रोग्रेस बहुत शानदार है। कॉम्बैट पोटेंशियल को असली मायने में समझने वाले इंसान से क्लासरूम में तारीफ मिलने के बाद लूहू तुरंत कल के टेस्ट का अनाउंसमेंट कर देते हैं और फेंग की हैरानी बताती है कि स्कूल अवेकनिंग को इवैल्यूएशन में बदलने के लिए बिल्कुल भी टाइम बर्बाद नहीं करता। पूरी क्लास को पता चलता है कि ये सीधे कॉम्बैट ट्रेनिंग होने वाली है, जिससे वे स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं जिन्होंने अपने पहले लेसन के बाद एंट्री स्टेज मेडिटेशन भी पूरा नहीं किया था। लू रेंजिया मन ही मन इस बदलाव का स्वागत करता है, ये सोचते हुए कि कॉम्बैट तो उसका अपना इलाका है, और इमेजिन करने लगता है कि ये नाजुक सा दिखने वाला मेज अब ज्यादा देर तक खुद को सुपीरियर नहीं दिखा पाएगा। उसी रात कहानी वापस अनडेड रेल्म में लौटती है, जहाँ काले हरे रंग की एनर्जी बंजर जमीन पर दौड़ रही थी और एक और ग्राइंडिंग सेशन शुरू होता है। वो बख्तरबंद क्लोन पूरी स्पीड से फटी हुई जमीन पर दौड़ता है, अपने बेहतर हुए स्पिरिट विंडो को सावधानी से घूमने फिरने में बिल्कुल बेकार नहीं जाने देता। स्केलेटन मेडिटेशन मेथड के एंट्री स्टेज पर पहुंचने से फेंग का पोजीशन टाइम काफी बढ़ गया था, जिससे क्लोन को डिस्कनेक्ट होने से पहले शिकार करने के लिए और ज्यादा मिनट्स मिल जाते हैं। हर एक सेकंड की कीमत समझते हुए वो ढिलाई बरतने से मना कर देता है और कसम खाता है कि अपनी स्पिरिट खत्म होने से पहले जितने हो सके उतने अनडेड मॉन्स्टर्स को मार गिराएगा। वो क्लोन आर्मर की ताकत से एक और कंकाल हमलावर को कुचलता हुआ आगे बढ़ता है, उसे एक तरफ पटककर और ज्यादा दुश्मनों की मांग करता है। पुरस्कारों के लिए रुकने के बजाय वो बस आगे बढ़ता रहता है। दूसरा दुश्मन भी उसी बेरहमी का शिकार बनता है। उसका हथियार बिना कोई असर किए टकराता है और वो बेखौफ बोन वॉरियर सीधे आर पार निकल जाता है। वो पूरे बंजर मैदान में एक के बाद एक टारगेट्स को ढेर करता चला जाता है। उसे यकीन था कि उसकी बेहतर हुई सहनशक्ति इस सिंगल एक्सपीरियंस में से कुछ और किल्स निकाल सकती है। इस तबाही के बाद वो क्लोन बिखरी हुई हड्डियों के बीच अपना हथियार ताने रुकता है। अभी भी
किसी ऐसी काम की चीज की तलाश में जो आगे और गहरे एक्सप्लोर करने को सही ठहरा सके। आखिरकार लाशों से भरे इस मैदान का क्षितिज धुंधला होने लगता है क्योंकि आज की स्पिरिट लगभग खत्म हो चुकी थी, जिससे फेंग को इस बेहद धमाकेदार हंटिंग सेशन को यहीं रोकना पड़ता है। डिस्कनेक्ट होने से पहले सिस्टम रिपोर्ट देता है कि उसका प्रोफेशनल लेवल बढ़ चुका है और साथ मौजूद स्केलेटल क्लोन को मजबूत करने का ऑप्शन देता है, जो इस बात का सबूत था कि उसकी यह मेहनत रंग लाई है। वो बिना किसी झिझक के यस दबाता है, जिससे पूरी जमा हुई प्रोग्रेस सीधे क्लोन के एवोल्यूशन में बदल जाती है और इंटरफेस चारों तरफ हरी रोशनी फैला देता है। अपग्रेड तुरंत शुरू हो जाता है। बख्तरबंद कंकाल को बहती हुई एनर्जी में लपेटते हुए उसका ढांचा, आर्मर और सोल फायर सब एक साथ मजबूत होने लगते हैं। नीली आत्मा की लपटें हर एक जोड़ और कंधे की प्लेटों से निकलने लगती हैं, एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन पूरा करते हुए जो उसके पुराने लोअर अप्रेंटिस वाले फॉर्म को आधा अधूरा साबित कर देता है। अब मिडिल अप्रेंटिस बनने के बाद क्लोन की स्ट्रेंथ बढ़कर 5 हो जाती है और बाकी सारे एट्रीब्यूट्स 3 हो जाते हैं। साथ ही उसे अपने आप सीखा हुआ एक नया स्किल मिलता है जिसे ब्रूटल स्ट्राइक कहते हैं। ब्रूटल स्ट्राइक तुरंत किसी एक दुश्मन पर धमाकेदार ताकत बरसाता है, जिसका डैमेज क्लोन के स्ट्रेंथ एट्रीब्यूट और स्किल प्रोफिशिएंसी के साथ बढ़ता है। इस बोनस स्किल से खुश होकर फेंग को एहसास होता है कि उसका ये नया इवॉल्व हुआ फाइटर अगला हंटिंग सेशन शुरू होते ही अनडेड मॉन्स्टर्स को और भी तेजी से गाजर मूली की तरह काट सकता है। जैसे ही वो इस अपग्रेड की तारीफ कर रहा होता है, उसकी नजरों के सामने अचानक नीली रोशनी झिलमिलाती है और कनेक्शन बिगड़ने लगता है, उसे याद दिलाते हुए कि इस इंसानी शरीर को अभी भी हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। उसे बहुत देर बाद एहसास होता है कि ब्रूटल स्ट्राइक को समझने के चक्कर में उसका ध्यान भटक गया था, जबकि उसकी स्पिरिट पहले ही ओवरड्रॉ हो चुकी थी और इस तरह उसकी ये धमाकेदार रात एक भयानक दर्दनाक झटके के साथ खत्म होती है। एक हफ्ते बाद हैंग हाई स्कूल के स्पोर्ट्स फील्ड में सुबह के शांत आसमान के नीचे स्टूडेंट्स वादे के मुताबिक होने वाले कॉम्बैट टेस्ट के लिए जमा होते हैं। फेंग अपना दुखता हुआ सिर पकड़े हुए पहुंचता है, ये मानते हुए कि सिस्टम को सेफ लिमिट से बाहर धकेलने की वजह से उसकी स्पिरिट अभी भी बहुत कमजोर है। बाशाचिन नोटिस करती है कि वो पूरे हफ्ते काफी पस्त दिख रहा था, लेकिन वो ज्यादा प्रैक्टिस का बहाना बना देता है और फैसला करता है कि आगे से रियल्म वाले सेशंस अकेले में ही करने होंगे। लू रेंजिया मेडिटेशन से फेंग को थका हुआ देखकर नेक्रोमेंसी को एक कचरा प्रोफेशन बताकर मजाक उड़ाता है, ये डींगे हाँकते हुए कि आखिर में प्रोफेशंस की असली औकात सिर्फ सीधी लड़ाई की ताकत से ही साबित होती है। बाशाचिन गुस्से में अपने दोस्त का बचाव करती है और पूछती है कि लू बार बार उस इंसान के पीछे क्यों पड़ा है जिसने उसका कभी कुछ नहीं बिगाड़ा। जब वो बुली दावा करता है कि वो तो सिर्फ सच बोल रहा है, तो फेंग आराम से पूछता है कि क्या लू एक और कुटाई खाना चाहता है, लेकिन वो असासिन दावा करता है कि एक हफ्ते की ट्रेनिंग ने उसे पूरी तरह से अलग बना दिया है। लू रेंजिया के हाथ के चारों तरफ सुनहरी एनर्जी का एक खंजर बनता है और वो शेखी बघारता है कि उसका ये नया सीखा हुआ प्रोफेशनल स्किल फेंग को उनकी दोबारा फाइट शुरू होने से पहले ही एक झटके में हरा सकता है। तभी इंस्ट्रक्टर लू की रोबदार दहाड़ सबको शांत कर देती है और दोनों स्टूडेंट्स मुड़कर पास आते हुए कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर को देखते हैं। वो उन्हें याद दिलाते हैं कि स्कूल के स्किल्स खुखार भूतों को मारने के लिए बने हैं, अपने क्लासमेट्स को नहीं, जिससे वो अकड़ू असासिन तुरंत भीगी बिल्ली बनकर हाँ में हाँ मिलाने लगता है। फेंग के मेडिटेशन रिजल्ट्स देखने के बाद इंस्ट्रक्टर लू पर्सनली उसे कॉम्बैट क्लास 2 में कड़ी मेहनत करने के लिए कहते हैं। फेंग से एक शांत सा वादा मिलने के बाद वो आगे बढ़ जाते हैं। फेंग को लगता है कि इंस्ट्रक्टर लू जानबूझकर उसकी देखभाल कर रहे हैं, जिससे टेस्ट से पहले उसे एक अनपेक्षित सपोर्ट मिल जाता है। इसके बाद इंस्ट्रक्टर लू सबको लाइन में लगने का ऑर्डर देते हैं और इधर उधर बिखरे हुए स्टूडेंट्स तुरंत फॉर्मेशन में आ जाते हैं। खेल कूद वाली बकवास छोड़कर मिलिट्री स्टाइल में अटेंशन हो जाते हैं। उनके इशारे पर असिस्टेंट्स टेस्ट करने वाले इक्विपमेंट्स को आगे लाते हैं, जबकि पूरी क्लास उस रहस्यमयी मशीन को बढ़ते हुए गहरी उत्सुकता से देखती है। भारी मशीन एक ढकी हुई ट्रॉली के ऊपर ग्राउंड में आती है और पास खड़े स्टूडेंट्स ये अंदाजा लगाने के लिए और पास झुकते हैं कि उसके अंदर क्या छिपा है। इंस्ट्रक्टर लू बताते हैं कि ये एक अप्रेंटिस लेवल टेस्ट गोलम है, जिसे अटैक और डिफेंस दोनों नापने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके सींगों वाले मेटेलिक शरीर पर बेसलाइन वैल्यूज दिख रही थीं। अबीस डिमन इम्प का एग्जाम्पल देते हुए वो समझाते हैं कि उसके नुकीले पंजों को सीधे रोकने के लिए ठीक सो डिफेंस पावर की जरूरत होती है। एक स्टूडेंट घबराकर उस टूटी फूटी मशीन को देखता है और पूछता है कि क्या उनके अटैक्स आखिरकार इसे तोड़ सकते हैं, जिस पर इंस्ट्रक्टर एक कॉन्फिडेंट स्माइल देते हैं। लू ऐलान करते हैं, आज तक किसी भी फ्रेशमैन ने इन गोलम्स को नहीं तोड़ा है और हर उस बंदे को चैलेंज देते हैं जो अपनी खुद की ताकत से इसे तोड़ सके। उनके अंदर का जोश जगाने के लिए वो कामयाबी मिलने पर 20 अलायंस कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने का ऑफर रखते हैं, जिससे वो शक्की भीड़ तुरंत एक्साइटेड वॉलंटियर्स में बदल जाती है। फेंग को याद आता है कि कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कीमती आइटम्स और स्किल्स खरीदने के लिए एक ग्लोबल करेंसी की तरह काम करते हैं, जिससे ये नामुमकिन सा लगने वाला रिवॉर्ड बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव बन जाता है। स्टूडेंट्स तुरंत वॉलंटियर करने लगते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर लू सबको एक प्रॉपर लाइन में लगने का ऑर्डर देते हैं और रेयर क्लासेस को स्टेज पर बुलाने से पहले कॉमन प्रोफेशन से शुरुआत करते हैं। पहला टेस्टर अपने दोनों हाथों में गरजती हुई आग जमा करता है और गोलेम के बेफिक्र खड़े रहने पर एक चकाचौंध करने वाले फायर अटैक की तैयारी करता है। उसका फायरबॉल सीधे उस मशीन से टकराकर एक धमाकेदार ब्लास्ट करता है, लेकिन वो सॉलिड मेटेलिक गोलेम उस इम्पैक्ट से जरा सा भी नहीं हिलता। डिस्प्ले सिर्फ 48 की अटैक पावर दिखाता है, जिससे वो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि स्पेल उस शर्मनाक स्कोर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील हुआ था। एक दूसरा स्टूडेंट क्रिपलिंग स्ट्राइक के साथ चार्ज करता है, लेकिन उसका ये ड्रामेटिक अटैक भी सिर्फ 41 पॉइंट्स और एक और निराशाजनक रिजल्ट देता है। एक हरे बालों वाली आर्चर कमाल की एनर्जी के साथ पेट्रिफाइंग
फ्लाइंग एरो चलाती है। फिर भी गोलेम सिर्फ 50 रिकॉर्ड करता है, जिससे पूरी क्लास का ये बेइज्जती वाला सिलसिला जारी रहता है। जैसे ही हर कॉमन प्रोफेशन का चांस खत्म होता है, लू बाकी बचे स्पेशल प्रोफेशंस को लाइन से आगे बुलाते हैं, ये वादा करते हुए कि अगला राउंड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि किसी भी कॉमन स्कोर ने 60 को पार नहीं किया था। स्टूडेंट्स आखिरकार समझ जाते हैं कि वो शानदार रिवॉर्ड पाना लगभग नामुमकिन था, और वे सोचने लगते हैं कि हिडन प्रोफेशंस इनके सामने कैसे टिकेंगे। क्योंकि फेंग के अभी के अटैक्स पूरी तरह से उसके समन स्केलेटन पर डिपेंड करते हैं, वो सोचने लगता है कि क्या गोलेम उनकी अलग अलग वैल्यूज को जोड़कर एक सिंगल स्कोर बना सकता है या नहीं। लूरेंजिया उसकी इस कैलकुलेशन को उसका डर समझ लेता है और फेंग की कथित तौर पर सबसे घटिया अटैक पावर का मजाक उड़ाता है। जहां सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बन रही थी, वहां वो उसकी कमजोरी सूंघने लगता है। गोलेम की तरफ बढ़ते हुए वो असासिन वादा करता है कि उसका नया सीखा हुआ स्किल उन दोनों के बीच के असली फर्क को सामने लाएगा। पब्लिक में अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने का भूखा लूरेंजिया फैंटम डैगर चलाता है, जिससे गोलेम पर एक लाल रंग की लकीर बनती है और आखिरकार उसकी ईगो के मुताबिक एक करारा इम्पैक्ट पड़ता है। डिस्प्ले 80 का अटैक दिखाता है, जिससे वो अपनी फैंटम असासिन की ताकत की डींगे हाँकने लगता है, जब तक कि उसके क्लासमेट्स उसे याद नहीं दिला देते कि हिडन प्रोफेशंस कोई अकेले उसी के पास नहीं है। इंस्ट्रक्टर लू इसके बाद ही फैन को बुलाते हैं और वो लाल बालों वाला शांत स्टूडेंट तुरंत आगे आता है। बिना किसी असासिन वाले ड्रामे के आगे बढ़ते ही स्टूडेंट्स उसकी हिडन क्लास को डिमन हंटर के रूप में पहचान लेते हैं। वे फुसफुसाने लगते हैं कि स्कूल लीडर्स ने उसे तुरंत सेलेक्ट कर लिया था और यहाँ तक कि उसके लिए एक डेडिकेटेड रिसर्च ग्रुप भी बनाया था। ही फैन अपने पीछे एक बड़ा अर्धचंद्राकार हथियार सम्मन करता है और जबरदस्त एमरॉल्ड एनर्जी तब तक जमा करता है जब तक कि पूरा ग्राउंड उसकी तैयारी के प्रेशर को महसूस न करने लगे। वो आगे झपटता है और एक साफ कंट्रोल्ड स्ट्राइक के साथ उस चमकते हुए ब्लेड को गोलेम में उतार देता है, ये दिखाते हुए कि एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उस पर शुरुआत में ही इन्वेस्ट क्यों किया था। उसकी तकनीक वेंजेंस स्ट्राइक उस मशीन पर इतनी तेजी से वार करती है कि सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेती है। हालांकि इसकी पहली रजिस्टर्ड वैल्यू हैरान कर देने वाली हद तक मामूली थी। गोलेम शुरुआत में सिर्फ 65 का अटैक दिखाता है, जो नॉर्मल रिजल्ट से थोड़ा ही ऊपर था और उस स्पॉन्सर्ड जीनियस से भीड़ की उम्मीदों से काफी नीचे था। इससे पहले कि कोई उसे खारिज कर पाता, ही फैन ऐलान करता है कि अटैक अभी खत्म नहीं हुआ है और उसकी हरी आंखें चमक उठती हैं जैसे ही उसका कॉम्बो जारी रहता है। एक दूसरी वेंजेंस स्ट्राइक तुरंत लगती है और टोटल स्कोर को आगे बढ़ा देती है और डिस्प्ले पर स्कोर बढ़कर 69 हो जाता है, जो एक धमाके के बजाय धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करता है। उसकी ये बेरहम स्ट्रीक लगातार पड़ती रहती है और स्कोर उछलकर 88 तक पहुंच जाता है, जिससे उस अकेले गोलेम को हरी रोशनी की मार झेलनी पड़ती है। ईफान एक और करारे कटिंग ब्लो के साथ अपनी इस चेन को पूरा करता है और डिस्प्ले आखिरकार 100 पर जाकर लॉक हो जाता है। जहां वो खुद पूरी तरह शांत खड़ा था, वहीं लू ऐलान करते हैं पूरे 100 का अटैक स्कोर। इस तरह उस टूटे फूटी हालत वाले खड़े गोलेम के रहते हुए भी डिमन हंटर सीधे फर्स्ट प्लेस हासिल कर लेता है। फेंग कंफर्म करता है कि मशीन लगातार किए गए अटैक्स को जोड़कर कैलकुलेट करती है। इसका मतलब था कि उसके क्लोन के लगातार वार आज इस गोलेम को पूरी तरह से तबाह करने का मौका सच में बना सकते हैं। अपनी परफॉर्मेंस के बाद ईफान पूरी क्लास पर एक नजर डालता है, ये तय करते हुए कि बाकी बचा कौन सा हिडन प्रोफेशनल उसकी इस टॉप पोजीशन के लिए खतरा बन सकता है। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ वो मान लेता है कि यहाँ कोई भी उससे आगे नहीं निकल सकता और इस 100 के स्कोर को क्लास में अपनी बादशाहत का एक खामोश ऐलान बना देता है। लूरेंजिया शिकायत करता है कि अटैक्स को जोड़ना तो चीटिंग है, लेकिन बाशाचिन चुटकी लेते हुए पूछती है कि किसी असासिन को भला कॉम्बो स्किल कहाँ से मिलेगा। इसके बाद इंस्ट्रक्टर लू बाशाचिन को आगे बुलाते हैं और वो अपनी घबराहट के बावजूद जवाब देती है। सबकी नजरों के बीच वो टेस्ट गोलेम की तरफ बढ़ती है, खुद को याद दिलाती है कि उसने एक हिडन प्रोफेशन अवेकन किया है और वो खुद को शर्मिंदा नहीं होने देगी। अपने चेहरे और शरीर के चारों तरफ चमकदार हरी एनर्जी जमा करते हुए वो एक घूमते हुए एमरॉल्ड रश के साथ आगे झपटती है और कमाल की स्पीड से हमला करती है। भले ही उसकी सपोर्ट क्लास में अटैक बढ़ाने वाली कोई खास पावर्स न हो, गोलेम सिर्फ 31 का अटैक रिकॉर्ड करता है, जिस पर वो चिढ़ जाती है कि इतने धमाकेदार चार्ज के बावजूद उसकी सपोर्ट प्रोफेशन में कितनी कम कॉम्बैट पावर है। लूरेंजिया उसके कम स्कोर का मजाक उड़ाता है और दावा करता है कि किसी भी असासिन क्लास के साथ वो 80 से ज्यादा ले आता, जब तक कि इंस्ट्रक्टर लू गुजुकू को नहीं बुला लेते। स्टॉर्म मेज गुजुकू चैन विंड एनर्जी मिसाइल चलाता है, खुद को नीले प्रोजेक्टाइल से घेर लेता है और एक बढ़िया 72 का अटैक स्कोर करता है। इसके बाद अर्थ नाइट शाओ युआन शील्ड आर्मर चार्ज के साथ आता है, अपनी आर्मर्ड ताकत से गोलेम को टक्कर मारता है और टोटल 69 का अटैक दर्ज कराता है। हैवी हैमर वॉरियर चेन्योंग 84 के अटैक के लिए जायंट हैमर स्मैश मारता है, जो अब तक किसी सिंगल स्पेशल क्लास का सबसे तगड़ा वार था। हालांकि हर स्पेशल अटैकर बाशाचिन से आगे निकल जाता है, लेकिन कोई भी 100 तक नहीं पहुंच पाता और न ही गोलेम को इतना नुकसान पहुंचा पाता है जिससे वो 20 पॉइंट का रिवॉर्ड अभी भी सेफ लग रहा था। तभी किसी को याद आता है कि आखिरी हिडन प्रोफेशनल का टेस्ट तो अभी बाकी है और सबकी आंखें क्लास के इकलौते नेक्रोमैंसर की तरफ मुड़ जाती हैं। लूरेंजिया उनकी उम्मीदों का मजाक उड़ाते हुए भविष्यवाणी करता है कि फेंग 10 का स्कोर भी नहीं ला सकता और ताना मारता है कि उसके सम्मन किए हुए कंकाल शायद ठीक से खड़े भी न हो पाए। बहस करने के बजाय फेंग आराम से पूछता है कि क्या लू को पूरा यकीन है कि वो उन 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को हासिल नहीं कर सकता। एक और बेवकूफाना वादा करवाने के इरादे से वो असासिन ऐलान कर देता है कि अगर फेंग ने सच में उस टेस्ट गोलेम को तोड़ दिया तो वो उसे वहीं खड़े खड़े चबा जाएगा। अपनी पुरानी कुटाइयों से उसने कुछ भी नहीं सीखा था। एक खतरनाक मुस्कान के साथ फेंग कंफर्म
कंफर्म करता है कि ये बात लू ने खुद बोली है, और इससे पहले कि लू का कोई होश ठिकाने आता वो इस बेतुकी शर्त को पक्का कर देता है। वो सबसे थोड़ा और पीछे हटने को कहता है और भीड़ मन मारकर गोलेम के चारों तरफ जगह खाली कर देती है, ये सोचते हुए कि अब आगे क्या होने वाला है। लू रेंजिया सोचता है कि फेंग को अपने कमजोर स्कोर की वजह से मजाक उड़ने का डर है, लेकिन वो शांत नेक्रोमांसर उसके ताने को हवा में उड़ा देता है। फेंग समझाता है कि जिस स्किल को वो रिलीज करने वाला है उसे बस थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए। जैसे ही उसके सिर के ऊपर प्रेत रूपी जंजीरें और तूफानी बादल खतरनाक तरीके से जमा होने लगते हैं। हरे काले रंग की समनिंग जंजीरें उसके चारों तरफ नीचे उतरती हैं और हैरान खड़ी क्लास के सामने नीली आंखों वाले स्केलेटन वॉरियर्स की पूरी फौज को घसीट लाती हैं। एक साथ 10 कंकाल प्रकट होते हैं, जिससे वो स्टूडेंट सन्न रह जाते हैं जो सोचते थे कि नए नए अप्रेंटिस नेक्रोमांसर्स सिर्फ 2 ही सम्मन कर सकते हैं, और चारों तरफ ब्लैक आयरन एडवांसमेंट की फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। इंस्ट्रक्टर लू को याद आता है कि इतिहास की सबसे टैलेंटेड नेक्रोमांसर सुशिन यिन भी अवेकनिंग के तुरंत बाद सिर्फ 5 कंकाल ही सम्मन कर पाई थी। उन 10 वॉरियर्स को लाइन में खड़े होते देखकर इंस्ट्रक्टर सच में सोचने लगते हैं कि क्या फेंग का टैलेंट उस लेजेंडरी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड से भी आगे निकल चुका है। फेंग मन ही मन इस बात की खुशी मनाता है कि उसने खुद को थोड़ा रोक कर रखा, क्योंकि वो जानता था कि अगर उसने अपनी अनडेड फौज की पूरी ताकत झोंक दी होती तो इस कंट्रोल ड्रामे से कहीं ज्यादा लोगों का ध्यान उसकी तरफ खिंच जाता। उसके अटैक के ऑर्डर देते ही सारे के सारे 10 कंकाल एक साथ गोलम की तरफ लपकते हैं, इस स्कूल टेस्ट को अनडेड मॉन्स्टर्स के एक छोटे से हमले में बदलते हुए। शुरुआती 10 कंकाल हैरान कर देने वाली स्पीड से आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि देखने वाले स्टूडेंट्स उनके इस तालमेल वाले हमले को समझ पाते, वे गोलम को चारों तरफ से घेर लेते हैं। हड्डियों से बने उनके मुक्के हर तरफ से उस मेटेलिक गोलम पर बरसने लगते हैं, और डिस्प्ले पर नंबर चढ़ने के दौरान वे उसे एक बेरहम हमले में जकड़ कर रखते हैं। टोटल स्कोर तेजी से बढ़ते हुए 30, 45, 60 और आखिरकार 65 तक पहुंच जाता है। जब कंकालों का यह हमला बिना रुके जारी रहता है तो देखने वाले कहते हैं कि वॉरियर्स के लिए 65 का स्कोर बुरा नहीं है, लेकिन अनडेड मॉन्स्टर्स की पूरी स्क्वाड के हिसाब से ये काफी कम है, जिससे नेक्रोमांसर्स को लेकर बनी पुरानी सोच फिर से जाग उठती है। लू रेंजिया हंसते हुए ताना मारता है कि 10 में 65 बांटने का मतलब है कि हर एक कंकाल 10 का अटैक भी नहीं दे पा रहा है। वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी जीत मान लेता है, लेकिन फेंग उससे कहता है कि इतनी जल्दी मत कर, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। वो असासिन उसके कॉन्फिडेंस को बेबसी की आखिरी कोशिश समझ बैठता है। अगर 10 कंकाल काफी नहीं है तो फेंग अपनी खिलखिलाती मुस्कान के पीछे सम्मनिंग की एक और लहर खोलते हुए चुपचाप अपनी फौज को दोगुना करके 20 कर देता है। जैसे ही कम से कम 20 कंकाल सामने आते हैं पूरी क्लास सन्न रह जाती है। लोग सोचने लगते हैं कि क्या इतिहास में कभी इतना ताकतवर नेक्रोमांसर पैदा हुआ है। बाशाचिन जहां खुशी मना रही थी, वहीं वो बढ़ा हुआ अनडेड झुंड सीधे गोलम पर टूट पड़ता है, और हड्डियों के तूफान के नीचे उस मशीन का चेहरा ढकते ही स्कोर तेजी से ऊपर भागने लगता है। लगातार हो रहे हमलों से डिस्प्ले 91 को पार कर जाता है, और उस मशीन का अकड़ू चेहरा आखिरकार इस मिले जुले हमले के सामने बिखरना शुरू हो जाता है। जैसे ही स्कोर 100 के पार जाता है, नीली बिजली की लकीरें फूटने लगती हैं। फिर भी वे कंकाल रुकते नहीं हैं और लगातार वार करते रहते हैं, एक नॉर्मल टेस्ट को जानबूझकर की गई तबाही में बदलते हुए। रीडिंग अपनी लिमिट्स को पार कर जाती है, इससे पहले कि वो गोलेम एक बहुत बड़े फायरबॉल के साथ फट जाए और पूरे स्पोर्ट्स फील्ड पर उसका मलबा बिखर जाए। हैरानी के मारे खामोश हो चुकी भीड़ के ऊपर धुआं छा जाता है, और जहां वो कभी न टूटने वाली मशीन खड़ी थी, वहां अब सिर्फ उसका कंकाल और बिखरा हुआ मलबा ही बचा था। स्टूडेंट्स को एहसास होता है कि फेंग का स्कोर सिर्फ 65 नहीं था, उसके हमलों ने गोलेम की सहन शक्ति की लिमिट को ही फाड़ कर रख दिया था। इंसानी फ्रेशमैन की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हुआ था। यहाँ तक कि लू रेंजिया भी गिरते हुए मलबे के बीच बेजुबान खड़ा रह जाता है, ये समझते हुए कि मशीन के पूरी तरह तबाह होने से पहले ही नंबर्स का मीटर अपनी औकात पार कर चुका था। वो असासिन 999 पर अटके उस टूटे हुए डिस्प्ले को घूरता रह जाता है और मन ही मन चिल्लाता है कि इतनी ताकत तो नामुमकिन है। फेंग मलबे में से गोलेम का कटा हुआ सींगों वाला सिर उठाता है और लू के सामने ऐसे लाकर रख देता है जैसे किसी रेस्तरां में लेट आया हुआ ऑर्डर हो। उस मेटालिक सिर को एक सींग से पकड़कर वो उस पीले पड़े असासिन को याद दिलाता है कि खाना तैयार है और शर्त के मुताबिक अब उसे ये खाना ही पड़ेगा। जब लू उम्मीद के मुताबिक इस घटिया मेन्यू को खाने से साफ मना कर देता है तो फेंग उसे एक रहमदिली वाला ऑप्शन देता है। भले ही उसके चारों तरफ फैली काली एनर्जी की वजह से ये ऑप्शन और भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। अपनी जलती हुई बैंगनी आंखों के साथ वो लू रेंजिया को उसकी नजरों के सामने से हमेशा के लिए दफा हो जाने का ऑर्डर देता है और इस दुश्मनी को बेहद सीधे तरीके से खत्म कर देता है। लू रेंजिया अगली बार बदला लेने का वादा करते हुए मैदान से पीछे हट जाता है, अपनी जरा सी भी इज्जत बचाए बिना, लेकिन आखिरकार फेंग के रास्ते से हटकर बाशाचिन भागकर उसके पास आती है और उसकी इस कल्टीवेशन का सीक्रेट पूछती है, लेकिन फेंग बिना कोई बड़ा राज खोले सारा क्रेडिट नॉर्मल मेडिटेशन प्रैक्टिस को दे देता है। सिस्टम के उस डायमेंशन वाले चीट कोड का जिक्र करने के बजाय वो बात को वहीं संभाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ इंस्ट्रक्टर लू इस परफॉर्मेंस की तारीफ करते हुए कहते हैं कि इसने उनकी आंखें खोल दी हैं। भले ही फेंग ने अभी अभी स्कूल की प्रॉपर्टी को राख में मिलाया था, फिर भी वो बहुत ही विनम्रता से जवाब देता है। इंस्ट्रक्टर वादा करते हैं कि वे स्कूल के सबसे खास और टैलेंटेड स्टूडेंट्स की लिस्ट में फेंग को जगह दिलाने के लिए पूरी फाइट लड़ेंगे, उसे आम फ्रेशमैन से कहीं ज्यादा रिसोर्सेज और पहचान दिलाने का भरोसा देते हैं। कहानी अब प्रिंसिपल के ऑफिस में पहुंचती है, जहां रिपोर्ट आती है कि 10,000 फ्रेशमैन में से 9,103 स्टूडेंट्स ने सक्सेसफुली अपनी एबिलिटीज को अवेकन कर लिया है, यानी लगभग 91%। उनमें
उनमें से 85 रेयर प्रोफेशनल्स हैं, जिनमें अर्थ नाइट शाओ युआन, सपोर्ट स्पेशलिस्ट बा शाचिन, स्टॉर्म मेज गुजुकू और डिमन हंटर ईफान शामिल हैं। सफेद बालों वाले प्रिंसिपल फैसला करते हैं कि ये सभी 85 स्टूडेंट्स सीधे 100 मेंबर्स वाले सीड प्रोग्राम में एंट्री ले सकते हैं, जिससे आज ज्यादातर जगहें सिर्फ प्रोफेशन की रेयरिटी की वजह से भर जाती हैं। हालांकि जब फेंग की प्रोफाइल सामने आती है तो रिपोर्ट में से घूरती उस कमाल की शक्ल के बावजूद प्रिंसिपल नेक्रोमैंसर नाम देखकर रुक जाते हैं, इस बात पर कायम रहते हुए कि नेक्रोमैंसर्स का कोई फ्यूचर नहीं है। वे फेंग की असली परफॉर्मेंस का डेटा देखे बिना ही उसे सीड लिस्ट से बाहर करने का मन बना लेते हैं। तभी एक हड़बड़ी भरी दस्तक उनके इस फैसले को रोक देती है और प्रिंसिपल अपने उस अनचाहे मेहमान को तुरंत उस बड़े से ऑफिस में आने की परमिशन दे देते हैं। इंस्ट्रक्टर लू कॉम्बैट क्लास से सीधे रिपोर्ट्स लेकर वहां पहुंचते हैं और एक अर्जेंट मैटर का ऐलान करते हैं। जब हैरान प्रिंसिपल पूछते हैं कि वे अपनी क्लास छोड़कर क्यों आए हैं, तो इंस्ट्रक्टर उनकी बातों को अनसुना करके अपनी फाइलों का ढेर खंगालने लगते हैं और आखिरकार वही डॉक्यूमेंट निकाल लेते हैं जिसके लिए वे आए थे। फेंग की फाइल आगे बढ़ाते हुए लू प्रिंसिपल से उसे सीड लिस्ट में जोड़ने की जबरदस्त सिफारिश करते हैं, जिससे उस विवादित नेक्रोमैंसर को चुपचाप रिजेक्ट करना नामुमकिन हो जाता है। प्रिंसिपल मानते हैं कि थ्योरी के हिसाब से नेक्रोमैंसी में बहुत पोटेंशियल है, लेकिन वे कहते हैं कि इसे असलियत में हासिल करना लगभग नामुमकिन है। जब लू मेजर सू शिन यिन की मिसाल देते हैं तो प्रिंसिपल जवाब देते हैं कि सू सिर्फ इसलिए कामयाब हो पाए क्योंकि उस भूतपूर्व लेजेंड ने खुद उन्हें निखारा था। फिर वे पूछते हैं कि बिना किसी ऐसे सपोर्ट के फेंग के पास ऐसा क्या खास है। प्रिंसिपल ये भी जानते थे कि लू ने फेंग के पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी और वे उनकी कुर्बानी की इज्जत करते थे, लेकिन वे चेतावनी देते हैं कि पर्सनल इमोशंस के दम पर स्कूल का इन्वेस्टमेंट तय नहीं हो सकता। वे इस बात पर जोर देते हैं कि सीड स्टेटस अपने साथ रिसोर्सेज के अलावा जिम्मेदारी भी लाता है, इसलिए चुने गए हर स्टूडेंट को सिर्फ इमोशंस या फैमिली बैकग्राउंड से कहीं ज्यादा साबित करना होगा। इंस्ट्रक्टर लू जिद करते हैं कि उसी जिम्मेदारी की वजह से वे फेंग का नाम रिकमेंड कर रहे हैं और वे मेडिटेशन व कॉम्बैट दोनों की रिपोर्ट्स प्रिंसिपल के हाथ में थमा देते हैं। ये पढ़ते ही कि फेंग ने सिर्फ एक ही क्लास में मेडिटेशन सीख लिया और कॉम्बैट में 20 से ज्यादा कंकाल सम्मन कर दिए। प्रिंसिपल का शक आखिरकार खत्म हो जाता है। लू भविष्यवाणी करते हैं कि नेक्रोमैंसर्स की एक नई हिस्ट्री बनने वाली है, लेकिन प्रिंसिपल फैसला तब तक टाल देते हैं जब तक कि सिमुलेटेड बैटलफील्ड खुल नहीं जाता और कोई ठोस रिजल्ट सामने नहीं आ जाता। अपने ऑफिस में वापस बैठकर प्रिंसिपल फेंग की रिपोर्ट को एक नई दिलचस्पी के साथ देखते हैं और इंतजार करने का फैसला करते हैं कि आगे और कौन से नामुमकिन कारनामे सामने आते हैं। बाहर मैदान में बा शाचिन फेंग के साथ चलती रहती है और उससे जिद करके पूछती है कि उसने पहली ही कॉम्बैट क्लास में इतना बेतुका रिजल्ट कैसे हासिल कर लिया। वो आराम से कंधे उचका देता है कि कुछ एक्स्ट्रा कंकाल सम्मन करना कोई बड़ी बात नहीं है, जिससे उसकी दोस्त उसे और भी ज्यादा घूरने लगती है। बा शाचिन चेतावनी देती है कि हद से ज्यादा विनम्र बनना असल में घमंड लगता है, लेकिन फेंग पूरी ईमानदारी से कहता है कि उसके सीक्रेट क्लोन ने जो हासिल किया है उसके सामने ये कारनामा बहुत छोटा लगता है। वो उसे ये नहीं समझा सकता था कि जो पावर उसने दिखाई थी वो तो उसके सिस्टम के समंदर में से सिर्फ एक बूंद बराबर थी, इसलिए वो इस गलत फहमी पर बस मुस्कुरा कर रह जाता है। मैदान से निकलने से पहले इफान उन्हें वापस पुकारता है। फेंग और बा शाचिन मुड़कर उस अचानक सीरियस हुए डिमन हंटर को देखते हैं, जो ऐलान करता है कि वो आज तक किसी से पीछे नहीं रहा है। वो फेंग को इकलौता ऐसा क्लासमेट बताता है जो अब उसका अपोनेंट बनने के लायक है। उसका ये ड्रामेटिक अंदाज दोनों सुनने वालों को एक अजीब सी खामोशी में छोड़ देता है। वे समझ ही नहीं पाते कि उन्होंने अभी कोई चैलेंज सुना या किसी नाटक का ऑडिशन। फेंग ऐसे किसी चुनिब्यू का चैलेंज रिजेक्ट करके आगे बढ़ने लगता है। जब बा शाचिन उस लाल बालों वाले जीनियस को खुलेआम एक नंबर का अजीब बंदा बोल देती है तो इफान हड़बड़ी में साफ करता है कि वो सिर्फ एक सिंपल डुअल नहीं बल्कि एक बराबर का स्पारिंग पार्टनर चाहता है, जिसकी बात सुनकर आखिरकार फेंग रुकता है और उसकी बात सुनता है और उसकी बात सुनता है। डिमन हंटर रिसर्च ग्रुप को आगे की स्टडी के लिए इफान की ताकत का मुकाबला करने वाला कोई बंदा चाहिए था, जिससे उसकी वो अकड़ू स्पीच एक काम की डील में बदल जाती है। फेंग तुरंत पूछता है कि वो किसी और की रिसर्च में मदद क्यों करे, ये साफ करते हुए कि सिर्फ दुश्मनी जताने से उसका टाइम नहीं खरीदा जा सकता। इफान 2 हफ्ते की प्रैक्टिस के साथ रहने खाने का इंतजाम और 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने का ऑफर रखता है। नेक्रोमैंसर से डील करने की बिल्कुल सही भाषा पकड़ते हुए फेंग बिना किसी झिझक के उससे हाथ मिला लेता है। फेंग तुरंत डील पक्की कर लेता है, जिससे खुद इफान भी हैरान रह जाता है कि उसका चुना हुआ राइवल पैसों वाली कॉम्बैट डील को इतनी जल्दी मान गया। जरा सा भी टाइम वेस्ट किए बिना वो अपने नए पार्टनर से तुरंत पीछे आने को कहता है और इससे पहले कि दोनों दोस्तों में से कोई इस डील पर दोबारा सोचे वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बा शाचिन सवाल उठाती है कि वो ऐसे खुल्लम खुल्ला चुनिब्यू बंदे की बात कैसे मान गया, लेकिन फेंग साफ करता है कि 10 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की कीमत बहुत ज्यादा है, जिसे ऐसे ही इग्नोर नहीं किया जा सकता। वो ये भी जानता था कि उसकी बढ़ती हुई अनडेड फोर्स को उन पॉइंट से मिलने वाले सामान की सच में जरूरत है, यानी पैसों के मजाक के पीछे उसकी एक असली जरूरत छिपी थी। बा शाचिन सोचती है कि क्या दिलदार इफान चुपके से बहुत अमीर है, लेकिन फेंग समझाता है कि जो भी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स वो खर्च कर रहा है वो सब रिसर्च एसोसिएशन ने उसे एडवांस में दिए हैं। क्योंकि ये फंडिंग सिर्फ एक एडवांस है, उसे बाद में ये सब चुकाना पड़ेगा, जिससे उसकी ये कमाल की दरियादिली असल में कर्ज के दम पर आई हुई अकड़ बन जाती है। जिस रेट से वो पैसे उड़ा रहा था, फेंग मजाक में कहता है कि ग्रेजुएशन के बाद उसे कर्जा चुकाने में 20 साल लग जाएंगे। तब जाकर बा शाचिन को असली माजरा समझ आता है। इफान फेंग और बा शाचिन को एक मॉडर्न रिसर्च बिल्डिंग में ले जाता है और अंदर आने का इशारा करता है, वादा करते हुए कि असली माल ऊपर इंतजार कर रहा है। अंदर पहुंचकर वो बड़े गर्व से डिमन हंटर लैब दिखाता
दिखाता है जो रोबोटिक टारगेट्स, एडवांस्ड मॉनिटर्स, टूल्स और कंट्रोल फाइट्स के लिए ढेर सारी जगह से भरी पड़ी थी। फेंग चुपचाप उन इक्विपमेंट्स को देखकर हैरान रह जाता है। उसे एहसास होता है कि रेयर प्रोफेशनल्स को ऐसी ऐसी सुविधाएं मिलती हैं जो नॉर्मल स्टूडेंट्स अपनी दम पर सोच भी नहीं सकते। चश्मा पहने एक रिसर्चर अपना इंट्रोडक्शन चेन जंक्शन के रूप में देता है, एक सिल्वर रैंक गेल रेंजर और डिमन हंटर रिसर्च एसोसिएशन का लीडर। फेंग बहुत ही तमीज से प्रोफेसर चेन से मिलता है, जिनका मैकेनिक हाथ और गंभीर अंदाज उन्हें सीधे साधे प्रोफेसरों से बिल्कुल अलग बना रहा था। भले ही उन्हें एक लॉजिस्टिक्स रिसर्चर बताया गया था, लेकिन चेन के अंदर से खतरनाक वॉरियर वाली वाइब्स आ रही थी, ये साबित करते हुए कि उनके लैब कोट के पीछे असली जंग का एक्सपीरियंस छिपा है। प्रोफेसर चेन समझाते हैं, हाल ही में इंसानों के एक सीनियर डिमन हंटर ने अबीस मिस्टिक रियल्म के अंदर एक अबीस लॉर्ड को हराकर लेजेंडरी क्राउन हासिल किया है। उस ऐतिहासिक जीत ने डिमन हंटर अवेकनिंग को स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत जरूरी बना दिया है। इसीलिए हमारी संस्था ने ईफान की पूरी पोटेंशियल को निखारने के लिए ये ग्रुप बनाया है। प्रोफेसर चेन बताते हैं कि उन्होंने फेंग की फाइलें भी देखी हैं और बातचीत को सिर्फ ईफान के डेवलपमेंट से हटाकर एक और होनहार रिसर्च सब्जेक्ट की तरफ मोड़ देते हैं। वो फेंग के लिए भी एक छोटी रिसर्च एसोसिएशन बनाने का ऑफर देते हैं, लेकिन वो चालाक नेक्रोमैंसर फंडिंग के इस जाल में फंसने से पहले ही बहुत ही प्यार से मना कर देता है। ईफान के उस एडवांस कर्ज को याद करते हुए फेंग मन ही मन सोचता है कि तथाकथित फ्री सपोर्ट के नाम पर ग्रेजुएशन के बाद लैब का भारी कर्जा चुकाने में 20 साल बर्बाद करने का उसका कोई इरादा नहीं है। प्रोफेसर चेन उसका इनकार मान लेते हैं और दोनों स्टूडेंट्स को एक बड़े से कॉम्बैट चैम्बर में ले जाते हैं ताकि तुरंत प्रैक्टिकल रिसर्च शुरू की जा सके। वो भरोसा दिलाते हैं कि कड़े सेफ्टी मेजर्स की वजह से जान का कोई खतरा नहीं है, जिससे दोनों अवेकन हुए फाइटर्स बिना रुके अपनी पूरी ताकत झोंक सकते हैं। आज कॉम्बैट परफॉर्मेंस को तगड़ा करने के लिए प्रोफेसर चेन दोनों फाइटर्स को एसोसिएशन के हथियारों के जखीरे में से अपनी पसंद के 3 इक्विपमेंट्स मुफ्त में चुनने का मौका देते हैं। फेंग अपनी स्ट्रेंथ, स्पीड और बर्स्ट डैमेज का एनालिसिस करता है जो उसके कंकालों के झुंड का सीधा तोड़ थे। उसे लगता है कि सिर्फ नॉर्मल सम्मन्स के दम पर बात नहीं बनेगी। इक्विपमेंट चुनने से पहले वो अपना हरा डिडक्शन इंटरफेस खोलता है, एक और ध्यान से चुने गए स्किल के जरिए अपनी खुद की कॉम्बैट पावर बढ़ाने का प्लान बनाते हुए। अवेलेबल ट्री में अपग्रेडेड बोन जैवलिन, बोन शील्ड, समन स्केलेटन और कई ब्रांचेस दिख रही थीं, जो फेंग को जीत के लिए कई जबरदस्त और अनफेयर ऑप्शंस दे रही थीं। जब फेंग इन ऑप्शंस को देख रहा था, तभी ईफान अपने चुने हुए इक्विपमेंट्स लेकर आर्मरी से वापस लौटता है और फेंग को आराम से अपनी तैयारी खत्म करने को कहता है। वो डींगे हाँकता है कि उसने हाल ही में अपने ब्लेडेड बो के लिए वेपन मास्टरी पर महारत हासिल कर ली है और दावा करता है कि अब 20 सम्मन किए हुए कंकाल भी उसे हरा नहीं सकते। फेंग एक सीक्रेट मुस्कान के साथ जवाब देता है, अपनी मासूम ओढ़नी और शांत कॉन्फिडेंस के नीचे अपने नए चुने हुए अपग्रेड को छुपाते हुए। अपनी सॉइल पावर इन्वेस्ट करने के बाद फेंग अपनी पर्सनल स्पिरिट को 2.5 और फिजिकल एट्रीब्यूट्स को स्ट्रॉन्ग बनाकर मास्टर्ड बोन जेवलिन और प्रोफिशिएंट बोन शील्ड हासिल कर लेता है। वो एसोसिएशन के एरिना में एक नॉर्मल सा ग्रे अप्रेंटिस स्टाफ पहनता है जो उसके स्पेल्स को थोड़ा बूस्ट करता है और साथ में एक मैचिंग रोब जो आने वाले डैमेज को थोड़ा कम करता है। ईफान ऊपर लगे रिसर्चरों के ऑब्जर्वेशन विंडोज के नीचे खड़े होकर अपने राइवल के कॉन्फिडेंस की तारीफ करता है। फिर भी इस डिमन हंटर की मुस्कान साफ बता रही थी कि वो इस कॉन्फिडेंस को अधूरा मानता है, क्योंकि उसकी सीक्रेट तैयारी ने उसे कल वाले स्कूल टेस्ट से कहीं आगे धकेल दिया था। उसके चारों तरफ हरे रंग के आफ्टर इमेजेस बनने लगते हैं और वो डींगे हाँकता है कि रिसर्च ग्रुप से मिले अपग्रेड्स फेंग की सोच से भी बहुत आगे हैं। ऊपर देख रहे रिसर्चरों में से ज्यादातर ईफान की जीत की ही भविष्यवाणी करते हैं। एक असिस्टेंट तो उसकी एक हफ्ते की प्रैक्टिस और खतरनाक कॉम्बैट इंस्टिंक्ट को जीत के लिए काफी बताता है। तभी इंस्ट्रक्टर लू अचानक वहां पहुंचकर उनकी इस बात को बीच में ही काट देते हैं और प्रोफेसर चेन पूछते हैं कि कॉम्बैट इंस्ट्रक्टर आज यहाँ क्यों आए हैं। लू समझाते हैं कि उनकी क्लास के 2 सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स आपस में लड़ रहे हैं और फिर बड़े दावे के साथ कहते हैं कि उन्हें यकीन है कि आज फेंग ईफान को हरा सकता है। प्रोफेसर चेन कंकालों की गिनती की बात तो मानते हैं, लेकिन तर्क देते हैं कि फेंग का शरीर तो एक कमजोर मेज जैसा ही है, यानी सिर्फ गिनती अपने समनर को हमेशा के लिए नहीं बचा सकती। वो आगे बताते हैं कि ईफान ने कल ही एक बहुत ही पावरफुल डिस्प्लेसमेंट स्किल पर महारत हासिल की है और वादा करते हैं कि मैच तेज होते ही लू को एक करारा झटका लगेगा। डुअल शुरू होते ही ईफान अपने ब्लेडेड बो के साथ तेजी से आगे लपकता है। फेंग अपनी क्लोज रेंज कॉम्बैट स्ट्रेंथ को पहचानते हुए स्पेल कास्ट करने के लिए जरूरी दूरी बनाने के लिए तुरंत पीछे हटता है। वो लगातार पीछे हटता रहता है ताकि डिमन हंटर को हमले की रेंज में आसानी से न आने दे। ईफान चेतावनी देता है कि दूरी बनाने से कोई फायदा नहीं होगा। वो अपने गोल धारदार धनुष को उठाता है और अपने भागते हुए अपोनेंट की तरफ कड़कती हुई नीली ताकत भेजता है। डिमन हंटिंग एरो नीले रंग के कई अटैक्स में फट जाता है और एरिना के खुले मैदान को एक ही झटके में खतरनाक ट्रैकिंग हमलों में बदल देता है। फेंग आते हुए हमलों के बीच पीछे हटता रहता है, जबकि उसके बगल में प्रेत रूपी स्केलेटन एनर्जी जमा होने लगती है। अपनी जवाबी समनिंग की तैयारी करते हुए फेंग के चारों तरफ चमकते हुए सर्कल्स में से 4 विशाल स्केलेटन वॉरियर्स बाहर निकलते हैं और अपने समनर और आते हुए तीरों के बीच आर्मर से ढके अनडेड शरीरों की ढाल बना देते हैं। ईफान के नीले अटैक्स शुरुआती कंकालों को चीरते हुए उनके बीच से निकलते हैं। इससे पहले कि उनकी फौज पूरी तरह संभल पाती, वो उनके बीच के गैप्स का फायदा उठाता है। वो जानबूझकर समनिंग की टाइमिंग को ही निशाना बनाता है ताकि फेंग को दोबारा कंकालों का बड़ा झुंड बनाने से रोका जा सके। एक तीर सीधे एक नए समनिंग सर्कल से टकराता है, जिससे स्पेल बीच में ही टूट जाता है और रिसर्चरों की तरफ से उसे तारीफ मिलती है। एक और अटैक फेंग के पीछे हटते वक्त लगभग उसे छूकर निकलता है, जिससे उसे तेजी
तेजी से चकमा देना पड़ता है, यह साबित करते हुए कि इफान का रेंज्ड प्रेशर सच में बहुत खतरनाक है। फेंग अपना एक हाथ दूसरे चमकते हुए सर्कल पर रखता है और तुरंत दोबारा कास्टिंग शुरू कर देता है, टूट चुके रिदम को अपनी फाइट पर हावी न होने देने के इरादे से। इस बार तीरों के तूफान के बीच समनिंग पूरी हो जाती है और हथियारों से लैस कंकालों की एक घनी दीवार खड़ी हो जाती है जो बाकी बचे तीरों को सोख लेती है। ऊपर ऑब्जर्वेशन एरिया से प्रोफेसर चेन मानते हैं कि आज की युवा पीढ़ी वाकई कमाल की है। प्रेशर में दोनों फाइटर्स के इस जबरदस्त तालमेल से इम्प्रेस होकर वो ऐलान करते हैं कि अगर फेंग हार भी जाता है तब भी उसकी परफॉर्मेंस सीड अप्रूवल पाने के लायक है। लेकिन लू प्रोफेसर को इतनी जल्दी जश्न न मनाने की चेतावनी देते हैं। लू फेंग के शांत और एक्सपीरियंस्ड दिमाग को पहचानते थे और वे मानने को तैयार नहीं थे कि ये नेक्रोमैंसर बिना किसी दूसरे ट्रम्प कार्ड के इस मैच में उतरा होगा। लगातार बढ़ते प्रेशर के बीच फेंग तय करता है कि अब खुद को रोकने का वक्त खत्म हो चुका है और वो समन स्केलेटन की अपग्रेडेड ताकत दिखाने की तैयारी करता है। उसके चारों तरफ हरी ताकत का ब्लास्ट होता है क्योंकि वो पूरी ताकत से समन स्केलेटन कास्ट करता है। हर एक्टिव सर्कल को अनडेड एनर्जी से भरते हुए एक साथ 30 कंकाल बाहर निकलते हैं, जिससे रिसर्चर सन्न रह जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि ये कुछ ही दिन पहले अवेकन हुआ स्टूडेंट अपने कोर स्किल को इतने कम टाइम में इतना तगड़ा अपग्रेड कैसे कर सकता है। कंकालों की फौज से घिरे होने के बावजूद वो फेंग की एबिलिटी की तारीफ करता है और आखिरकार उसे डिमन हंटर का राइवल बनने के लायक मानता है। फेंग नोटिस करता है कि घेराबंदी के अंदर होने के बाद भी वो बहुत ज्यादा शांत है और सही अंदाजा लगाता है कि उसका कोई न कोई हिडन प्लान एक्टिवेट होने का इंतजार कर रहा है। वो अचानक फियर स्ट्राइक चलाता है और एक ही झटके में लहराती हुई हरी रोशनी से कई कंकालों को काटता हुआ फॉर्मेशन के आर पार निकल जाता है। इस अटैक से एरिना के फर्श पर टूटे हुए कंकालों का ढेर लग जाता है, जिससे उसे अपने असली दांव के लिए जरूरी जगह मिल जाती है। दूरी को काफी समझते हुए वो अपनी आंखों में एमराल्ड लाइट जमा करता है, जबकि बचे हुए कंकाल उसे दोबारा घेरने लगते हैं। नीली हरी एनर्जी उसके पूरे शरीर को लपेट लेती है और आसपास की हवा को मोड़ने लगती है, जो उसी डिस्प्लेसमेंट स्किल का सिग्नल था जिसका वादा प्रोफेसर चेन ने तैयारी के वक्त किया था। शैडो चार्ज एक्टिवेट होते ही वो अनडेड सर्कल से पलक झपकते ही गायब हो जाता है और बिना किसी चेतावनी के सीधे उस रोप पहने नेक्रोमैंसर के ठीक पीछे प्रकट होता है। प्रोफेसर चेन मैच को खत्म घोषित कर देते हैं। उनका मानना था कि एक बार शैडो चार्ज के जरिए CLOSERANGE मिलते ही कोई भी कमजोर मेज उसके अटैक को नहीं झेल सकता। वो बिल्कुल पास से वेंजेंस फियर स्ट्राइक चलाता है, अपने धारदार धनुष में पूरी हरी ताकत झोंकते हुए, जो एक जबरदस्त हिट लग रही थी। फिर भी फेंग बहुत ही शांति से साफ करता है कि उसने तो बस चारा फेंका था, क्योंकि उसे ये परफेक्ट मौका देने से डिमन हंटर ठीक वहीं आ चुका था जहां उसके काउंटर अटैक को उसकी जरूरत थी। उन दोनों के बीच एक विशाल प्रेत रूपी बोन शील्ड का धमाका होता है जो वेंजेंस फियर स्ट्राइक को पूरी तरह सोख लेता है और उस जबरदस्त टक्कर के झटके से इफान को पीछे फेंक देता है। इस अनपेक्षित डिफेंस से अपना बैलेंस खोकर दूर जा गिरता इफान उस खोपड़ी के आकार की विशाल ढाल को घूरता है और चिल्लाकर पूछता है कि ये कौन सा स्किल था जिसने उसे रोक दिया। प्रोफेसर चेन यकीन ही नहीं कर पाते कि नेक्रोमैंसर ने एक और खुद का बनाया हुआ स्किल निकाल लिया। लू जब इस नामुमकिन डिफेंस को देखते हैं तो उनका चेहरा खुशी से खिल उठता है। वहीं फेंग इस चकमे के लिए माफी मांगते हुए समझाता है कि इफान उम्मीद से ज्यादा स्ट्रांग निकला, इसलिए वो सीधी ताकत की फाइट के बजाय इन टैक्टिक्स का हकदार था। जैसे ही वो खुद को संभालता है, एरिना में बिखरी खोपड़ियां और रोप पहने हुए चेहरे घूमने लगते हैं। नेक्रोमैंसर की अगली चाल की तैयारी चुपचाप करते हुए प्रोफेसर चेन को आखिरकार कंकालों के फॉर्मेशन में कुछ छिपा हुआ दिखता है और उनका हैरान चेहरा साफ बता देता है कि इस चाल ने सबको कितने गंदे तरीके से बेवकूफ बनाया था। लू इस प्लान को पहचान लेते हैं और फेंग की टैक्टिक्स को एकदम घटिया और चालाक बताते हैं। अपने स्टूडेंट की इस बेशर्म क्रिएटिविटी से चिढ़ने के बजाय वे उससे ज्यादा इंप्रेस लग रहे थे। एक ऑप्टिकल कैमोफ्लाज रोब ने फेंग को उसके सम्मन किए कंकालों के बीच छिपा दिया था, जिससे वो हुबहू बाकी स्केलेटन सोल्जर्स जैसा ही दिख रहा था। असली शरीर का पता न लगा पाने की वजह से फेंग अनडेड भीड़ के बीच घूमता रहता है, जहां हर एक जैसा दिखने वाला कंकाल एक नए हमले या स्पेल का खतरा लग रहा था। चिढ़कर डिमन हंटर चिल्लाता है कि फेंग सामने आए, लेकिन जवाब में सिर्फ बेरहम कंकाल आगे बढ़ते हैं और उस थका देने वाली घेराबंदी को और कस देते हैं। ये समझते हुए कि ये फौज उसे धीरे धीरे तोड़ देगी, वो अपने भारी कूल डाउन और साफ साफ दिख रहे रिस्क के बावजूद अपनी आखिरी सबसे बड़ी तकनीक एक्टिवेट करता है। नीली हरी लपटें उसके शरीर को घेर लेती हैं, क्योंकि पूरे एरिना में ताकत का धमाका होता है जो इस आखिरी हमले से पहले पास के कंकालों को पीछे धकेल देता है। चेन ये देखकर दंग रह जाते हैं कि उसने ये एडवांस्ड स्किल इतनी जल्दी सीख लिया। इसका कूल डाउन बहुत घटिया है, लेकिन इसका बर्स्ट डैमेज और बच निकलने की ताकत बहुत ही भयानक है। रिसर्चर तुरंत इस तकनीक को पहचान लेते हैं और इम्पैक्ट के लिए खुद को संभालते हैं, यह मानते हुए कि आखिरकार उसने भीड़ के अंदर छिपे हुए नेक्रोमैंसर को ढूंढ लिया है। स्काईफॉल स्ट्राइक हरी नीली ताकत के एक गरजते हुए कॉलम के साथ नीचे गिरता है जब वो फेंग को अपने इस अल्टीमेट अटैक को झेलने का चैलेंज देता है। अब वो धारदार एनर्जी भयानक ताकत के साथ नीचे गिरती है, उस छिपे हुए टारगेट को निगल जाती है और ब्लास्ट के अंदर एरिना के सेंटर को पूरी तरह सफेद रोशनी से भर देती है। कैप्चर की गई सोलफायर के चारों तरफ एक खोपड़ी जैसी परछाई जल उठती है, जिससे लगता है कि वो सच में किसी इंसान के बजाय किसी और चीज से टकराया था। स्काईफॉल स्ट्राइक उस कैमोफ्लाज रोब को चीरते हुए नीचे मौजूद एक कंकाल को सामने लाती है, ये साबित करते हुए कि सामने दिख रहा समनर सिर्फ एक चालाकी से सजा
सजाया हुआ पुतला था। वो तकनीक एक विशाल हरे धमाके के साथ फटती है, जिससे पास के अनडेड तबाह हो जाते हैं और उस मजबूत रिसर्च एरिना के फर्श पर हर तरफ मलबा बिखर जाता है। जब धुआं छंटता है तो टूटे हुए कंकाल चारों तरफ बिखरे पड़े थे, जिससे देखने वाले इस उलझन में पड़ जाते हैं कि फेंग बच निकला या उस धमाके में ही गायब हो गया, ये मानते हुए कि उसका वार आखिरकार सही निशाने पर लगा है। वो फेंग की ताकत को तो मानता है, लेकिन हार मानने से इनकार कर देता है, क्योंकि उसका डेमन हंटर वाला घमंड सिर्फ जीत चाहता था। लेकिन जीत की ये खुशी तुरंत चिंता में बदल जाती है और वो इमरजेंसी में मेडिकल स्टाफ को बुलाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि एक रिसर्च मैच की वजह से किसी की जान पर बनाए। ऑब्जर्वेशन ग्लास के पीछे रिसर्चर जश्न मनाने के बजाय हैरान रह जाते हैं और उनके चेहरे साफ बता रहे थे कि वो जंग के मैदान को समझने में बहुत बड़ी भूल कर बैठा है। इरफान नोटिस करता है कि कोई भी उसे विजेता की तरह नहीं देख रहा है और उन चेहरों की परेशानी सच सामने आने से पहले ही उसके कॉन्फिडेंस को तोड़ देती है। नीचे देखने पर उसे दिखता है कि वो तबाह हुआ शरीर तो बस कैमोफ्लाज में लिपटा एक बख्तरबंद कंकाल था, न कि वो अपोनेंट जिसे उसने निशाना बनाया था। सच सामने आते ही उसे तगड़ा झटका लगता है। वो गिरा हुआ बंदा फेंग जो था ही नहीं, यानी स्काईफॉल स्ट्राइक ने एक और फालतू पुतले को राख में मिला दिया था। रिवर्स डिस्गाइज और ऊपर से डबल डिस्गाइज के इस कॉम्बो ने उसे पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया था। उस नेक्रोमैंसर ने एक कंकाल को अपने कपड़े पहना दिए थे, जबकि खुद बाकी बचे अनडेड मॉन्स्टर्स के बीच छिपा हुआ था। वो बहुत देर से पीछे मुड़ता है, जब असली समनर ठीक उसके पीछे प्रकट होता है, बचे हुए कंकालों से घिरा हुआ और नीली नेक्रोमैंटिक एनर्जी को अपने चारों तरफ लपेटे हुए। फेंग पहले से ही जीतने की पोजीशन में खड़ा था। फेंग बहुत ही शांति से इरफान को ये जीत देने के लिए थैंक्स कहता है, बिल्कुल सही टाइम पर जले पर नमक छिड़कते हुए। इरफान की बची कुची ताकत भी गायब हो जाती है और उसके हाथ से वो धारदार धनुष छूट जाता है, क्योंकि उस खतरनाक स्किल की एनर्जी कॉस्ट आखिरकार अपना भयानक असर दिखाती है। आगे लड़ने में असमर्थ वो अपनी हार स्वीकार कर लेता है और एसोसिएशन ऑफिशियली फेंग जो को इस कड़े रिसर्च मैच का विनर घोषित कर देती है। स्काईफॉल स्ट्राइक ने बहुत ज्यादा एनर्जी सोख ली थी, जिससे वो अकड़ू डेमन हंटर होश में तो था, लेकिन अगली किसी भी फाइट के लिए उसकी ताकत पूरी तरह निचोड़ चुकी थी। पास ही खड़ा एक कंकाल उस थके हुए फाइटर को गिरने से पहले संभाल लेता है और इस तरह वो अनडेड फौज किसी किलिंग स्क्वाड से अचानक एक अजीब सी केयरटेकर टीम में बदल जाती है। दर्द से भरा और शर्मिंदा वो चुपचाप अपने राइवल का शुक्रिया अदा करता है, जबकि विनर पास ही में अपने कई वफादार कंकालों के साथ बड़े रोब से खड़ा था। फेंग उससे चिंता न करने को कहता है और पूरी अकड़ के साथ थम्स अप दिखाता है। इसे हारे हुए बंदे के लिए एक छोटी सी हमदर्दी बताता है। इरफान तुरंत कसम खाता है कि ये हार उसे और ज्यादा ताकतवर बनाएगी और भविष्य में बदला लेने की धमकी देता है, जब तक कि फेंग ये न कह दे कि उसकी तानाबाजी सिर्फ एक मजाक थी। प्रोफेसर चेन नानुकर करते हुए मानते हैं कि स्टूडेंट फेंग की कॉम्बैट पावर उनकी हर उम्मीद से कहीं ज्यादा निकली। आखिरकार वो उस फ्रेशमैन को एक सीरियस रिसर्च एसेट की तरह ट्रीट करने लगते हैं। वे भविष्यवाणी करते हैं कि ये चालाक फाइटर आगे चलकर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट बनेगा। भले ही फेंग समझ न पाए कि ये तारीफ थी या कुछ और। लू पूछते हैं कि क्या वो नया सामने आया शील्ड स्पेल उसका खुद का बनाया हुआ था। फेंग बिना जरा सा भी हिचकिचाए हाँ में जवाब देता है। वो दावा करता है कि सम्मन स्केलेटन की प्रैक्टिस करते करते उसे दो नए स्किल्स बनाने का आइडिया आया, बोन जैवलिन और बोन शील्ड। बहुत ही चालाकी से सिस्टम के सोल पावर डिडक्शन की बात को छुपाते हुए प्रोफेसर चेन पूरी तरह खामोश हो जाते हैं, जबकि लू इस हैरान कर देने वाले दावे को पचाने की कोशिश करते हैं। दोनों समझ जाते हैं कि नेक्रोमैंसर्स को लेकर उनकी सोच पूरी तरह से पुरानी हो चुकी है। लू एक ठहाके के साथ उसके इस सरप्राइज की तारीफ करते हैं और वो घबराया हुआ स्टूडेंट तुरंत अपने टीचर से आज थोड़ा रहम खाने की मिन्नत करता है। लू भाई जिंगशन से नए स्किल्स को टेस्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट के प्रोफेशनल इक्विपमेंट यूज करने को कहते हैं और चेन तुरंत सब कुछ अरेंज करने के लिए मान जाते हैं। फेंग चेतावनी देता है कि इस डुअल के बाद उसकी स्पिरिट पूरी तरह खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके टीचर उसकी बात को हवा में उड़ा देते हैं। छोटी सी प्रॉब्लम को बड़े संदिग्ध कॉन्फिडेंस के साथ उड़ा देते हैं। सॉल्यूशन स्पिरिट पावर रिकवरी पोशंस की पूरी पेटी के रूप में सामने आता है और वो थका हुआ फ्रेशमैन सीधे बोतल से पोशन गटकना शुरू कर देता है। वो पानी की तरह रिकवरी पोशंस खाली करता जाता है, जबकि नीली एनर्जी उसके शरीर में भरने लगती है। उसका ये ताजगी भरा और बिल्कुल बेशर्म अंदाज देखकर लू हैरान रह जाते हैं। जैसे ही उसकी स्पिरिट रिकवर होती है, प्रोफेसर चेन एक और रीइंफोर्स टेस्ट गोलम बाहर लाते हैं और सबको नए स्किल की टेस्टिंग के लिए तैयार रहने को कहते हैं। कॉम्बैट क्लास के रूल्स को फॉलो करते हुए रिसर्चर उसे गोलम पर सीधे अटैक करने का ऑर्डर देते हैं ताकि उसके सेंसर्स रिजल्ट्स को नाप सकें। खोपड़ियों के झुंड और एक लंबी प्रेत रूपी नोक से बोन फ्लाइंग स्पीयर बनती है, जो मौत की एनर्जी को एक खतरनाक आर्मर पियर्सिंग प्रोजेक्टाइल में जमा कर देती है। वो भाला एक धमाकेदार ताकत के साथ गोलम में जा टकराता है और उसका डिस्प्ले 85 पॉइंट्स की तगड़ी अटैक एबिलिटी रिकॉर्ड करता है। प्रोफेसर चेन नए नए अवेकन हुए स्टूडेंट के हिसाब से इस जबरदस्त नंबर की बहुत तारीफ करते हैं, इस बात पर जोर देते हुए कि खुद का बनाया हुआ स्किल होने की वजह से ये कारनामा और भी बेतुका बन जाता है। अटैक कंफर्म होने के बाद रिसर्चर अपने इक्विपमेंट्स रिसेट करते हैं और ऐलान करते हैं कि अगला टेस्ट ये नापेगा कि बोन शील्ड कितना डैमेज झेल सकती है। गोलम अपना एक भारी मैकेनिक मुक्का उठाता है और समनर पर निशाना साधता है, उस प्रेत रूपी ढाल पर एक कंट्रोल्ड पंच मारने की तैयारी करते हुए। बोन शील्ड बिल्कुल सही टाइम पर प्रकट होती है, उस मैकेनिक मुक्के को ठंडे दिमाग से रोक देती है और 80 पॉइंट्स का डिफेंसिव स्कोर हासिल करती है। लू इस नए अटैक की तुलना स्टॉर्म मेज से और इसके डिफेंस की तुलना अर्थ नाइट से करते हैं, यानी एक ही नेक्रोमैंसर को दो क्लासेस की महारत मिल
गई थी। खुश होकर टीचर ऐलान करते हैं कि फेंग जो तो पैदा ही नेक्रोमेंसी के लिए हुआ है, और उसकी पीठ थपथपाने लगते हैं। जहां वो स्टूडेंट इस बात से घबरा रहा था कि कहीं लोग उस पर एक्स्ट्रा स्टेट्स बढ़ाने का शक न करें, वहीं प्रोफेसर चेन सलाह देते हैं कि इन दोनों बेहतरीन सेल्फ क्रिएटेड स्किल्स को फेडरेशन स्किल रिपोजिटरी में अपलोड कर देना चाहिए, उस फ्रेशमैन के सामने एक तगड़ी कमाई का मौका लाते हुए जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। ये रिपोजिटरी एक फेडरल कलेक्शन सेंटर है जहां प्रोफेशंस हर सपोर्टेड क्लास के रजिस्टर्ड स्किल्स खरीदने के लिए अपने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करते हैं। क्योंकि इंस्टीट्यूट इस रिपोजिटरी की एक ब्रांच चलाता है, चेन उसे तुरंत एक्सेस करने का ऑफर देते हैं और वो युवा नेक्रोमैंसर खुशी खुशी उनकी मदद मान लेता है। अपनी बनाई चीजों को अपलोड करने से वो अपने पुराने कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स को जरूरी स्किल्स पर खर्च कर पाएगा, यानी अपने सीक्रेट सिस्टम डिडक्शंस को कानूनी रूप से पब्लिक करेंसी में बदल देगा। वो लू के साथ बड़े बड़े लकड़ी के दरवाजों को धकेलता है, मैनुअल्स की अलमारियों और अपने बिल्ड को सुपरचार्ज करने वाले ढेर सारे स्किल्स की उम्मीद करते हुए, लेकिन उस तथाकथित स्किल लाइब्रेरी के अंदर कदम रखते ही घना अंधेरा उसे निगल लेता है और वो सोचने लगता है कि क्या कोई यहाँ बेसिक लाइट्स लगाना ही भूल गया। आखिरकार पूरे कमरे में एक हल्की सुनहरी रोशनी जलती है जो उस ड्रामेटिक एंट्रेंस के पीछे छिपी विशाल अलमारियों और मैजिकल टर्मिनल्स को सामने लाती है। ये विशाल आर्काइव कई फ्लोर्स तक फैला हुआ था जो चमकती हुई मैनुअल्स और कॉम्बैट की नॉलेज से भरा पड़ा था, जो फेडरेशन की खौफनाक साख को सही साबित करने के लिए काफी था। अलमारियों को स्कैन करते हुए फेंग को पता चलता है कि उसका हर जाना पहचाना स्किल अंदर कहीं न कहीं मौजूद है, यह कंफर्म करते हुए कि ये रिपोजिटरी आगे चलकर उसके ढेरों डिडक्शंस का खाना बन सकती है। एक पर्पल इंटरफेस पेडेस्टल पर वो बोन जैवलिन और बोन शील्ड को रजिस्टर करता है, जबकि आर्काइव उसके इन सो कॉल्ड ओरिजिनल स्किल्स को प्रोसेस करता है। दोनों एंट्रीज सक्सेसफुल हो जाती हैं, जिससे उसे 200 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलते हैं और साथ ही हर फ्यूचर एक्सचेंज फीस का आधा हिस्सा लगातार पर्सनल प्रॉफिट के रूप में मिलने लगता है। क्योंकि इस आर्काइव तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, वो चालाक फ्रेशमैन इतनी कीमती खजाने वाली जगह को छोड़ने से पहले सिर्फ कुछ ही एबिलिटीज खरीद कर रुकने से मना कर देता है। उसका हाथ अलमारी से स्केलेटन एट्रीब्यूट ट्रेनिंग को चुनता है, फालतू के दिखावटी स्किल्स पर करेंसी बर्बाद करने के बजाय एक काम का फाउंडेशन चुनते हुए सिस्टम से सॉइल पावर डिडक्शन की कीमत मांगता है। और फेंग का प्लान है कि वो रिपोजिटरी के स्किल्स को आगे चलकर और भी तगड़े कस्टम स्किल्स बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करेगा। सिस्टम डिटेक्ट करता है कि स्केलेटन मेडिटेशन मेथड को ठीक से सॉइल पावर में अपग्रेड किया जा सकता है, जो उसकी अब तक की पूरी जर्नी का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट था। बिना किसी हिचकिचाहट के वो यस चुनता है और जरूरी ताकत झोंक देता है, अपनी आगे की ग्रोथ के लिए अपने कोर स्किल के इस बहुत बड़े इवोल्यूशन पर दांव लगाते हुए। उसके चारों तरफ हरे रंग की डेथ एनर्जी भयानक लहरों में फटने लगती है, जिससे इतनी तगड़ी वाइब निकलती है कि वो कॉन्फिडेंट नेक्रोमैंसर भी हिल जाता है। उसकी चेतना के अंदर सोने के ताज वाला और लाल जलती आंखों वाला एक विशालकाय स्केलेटन किंग प्रकट होता है, जो किसी प्राचीन अनडेड राजा जैसा लग रहा था। उस विशाल राजा की मौजूदगी चारों तरफ फैले अंधेरे को कुचल देती है। जैसे ही सिस्टम अनाउंस करता है कि स्केलेटन मेडिटेशन मेथड पूरी तरह से सक्सेसफुली अपग्रेड हो चुका है, इसके बाद वो रोबदार कंकाल एक डिजाइनर काले और सुनहरे रंग की किताब अपने हैरान उत्तराधिकारी की तरफ बढ़ाता है, अनडेड रॉयल्टी के लायक नॉलेज चुपचाप ट्रांसफर करते हुए। फेंग उस किताब को थाम लेता है और सोचने लगता है कि क्या ये विरासत सच में उसी के लिए बनी है। ये महसूस करते हुए कि इस डिडक्शन ने कुछ बहुत ही तगड़ा पैदा किया है, उसके हवा में उठे शरीर के चारों तरफ जादुई मंत्र घूमने लगते हैं और वो किताब नीचे खुल जाती है, उसके दिमाग को एक बेहद एडवांस्ड विजुअलाइजेशन मेथड से भरते हुए। इस अपग्रेडेड आर्ट का नाम सामने आता है, स्केलेटन मोनार्क मेडिटेशन मेथड। जैसे ही टूटे हुए पन्ने उस ताज पहने राजा के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और एक नए मास्टर को स्वीकार करते हैं, इसका ये नया रूप उसकी मेडिटेशन स्पीड को दोगुना कर देता है और हर अनडेड टाइप स्किल को मजबूत बना देता है, जिससे सॉइल पावर का ये इन्वेस्टमेंट एक जैकपॉट साबित होता है। फिर भी तगड़ी एबिलिटीज के लिए वैसी ही स्पिरिट पावर होना भी जरूरी है, और पिछली फाइट ने साबित कर दिया था कि उसका मौजूदा एनर्जी पूल लगभग खाली हो सकता है। बचे हुए ढेर सारे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के साथ वो तय करता है कि उसकी अगली खरीद सीधे उसकी स्पिरिट बढ़ाएगी और उस खतरनाक कमजोरी को खत्म करेगी। फेंग प्रेजेंस ऑफ माइंड पर 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करता है, एक ऐसा रिकवरी स्किल चुनते हुए जो उसकी सबसे बड़ी कमजोरी को सीधे ठीक करता है। इसका पैसिव इफेक्ट उसकी स्पिरिट रिकवरी को तेज कर देता है, जबकि एक्टिव यूज तुरंत एनर्जी का एक एक्स्ट्रा हिस्सा वापस ला देता है, लंबी फाइट्स में उसे बहुत बेहतर टिकाऊपन देते हुए। यह तकनीक सीखने में बहुत मुश्किल मानी जाती है, लेकिन 10 सोल पावर के दम पर सिस्टम ट्रेनिंग को स्किप करके सीधे एंट्री स्टेज पर पहुंच जाता है। नीले मंत्र और एनर्जी की धारें उसके चारों तरफ लिपट जाती हैं, जैसे ही प्रेजेंस ऑफ माइंड उसकी बढ़ती हुई लिस्ट में शामिल हो जाता है। इसके पैसिव इफेक्ट को टेस्ट करते हुए उसे तुरंत महसूस होता है कि उसकी स्पिरिट तेजी से वापस आ रही है, और वो एक संतुष्ट मुस्कान के साथ इस शानदार सुधार को अप्रूव करता है। वो हिसाब लगाता है कि ईफान के साथ दोबारा मैच होने पर थकावट होने से पहले ही वो कंकालों का समंदर खड़ा करके उसे हरा देगा। वो डिडक्शन के लिए वाइन्स एंटेंगलमेंट, स्वैम्प, अर्थ वॉल, स्पाइडर वेब और रे ऑफ इनफीबलमेंट पर 60 और पॉइंट्स खर्च कर देता है। लेकिन सिर्फ स्किल्स काफी नहीं होते जब तक उनके मैचिंग इक्विपमेंट्स न हो। भले ही एक एफ्रैंक लोअर अप्रेंटिस अपनी ताकत के हिसाब से सिर्फ ग्रे व्हाइट आइटम्स ही पहन सकता हो। 40 और कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गायब हो जाते हैं, क्योंकि फेंग सीधा डिफेंस करने के बजाय स्पेल कास्टिंग को सपोर्ट करने वाला पूरा एंट्री लेवल इक्विपमेंट पैकेज खरीदता है। इस सेट में एक स्पिरिट कैप, मेज हैट, रिकवरी नेकलेस और 2 कूल डाउन रिड्यूसिंग रिंग्स शामिल थी। ये सब बड़े पैमाने पर बने ग्रे इंफीरियर ग्रेड के इक्विपमेंट्स थे। चारों टुकड़ों को पहनते ही एक सेट बोनस एक्टिवेट हो जाता है, जो उसकी कल्टीवेशन स्पीड और स्किल प्रोफिशिएंसी सुधार को हमेशा के लिए 10% और बढ़ा देता है। फेंग इस
इस बोनस का बहुत खुशी से वेलकम करता है। उसे एहसास होता है कि आगे का हर रैंक और प्रोफिशिएंसी गेन अब पहले से भी तेजी से मिलेगा। जाहिर है उसका पैनल लोअर अप्रेंटिस रैंक, बिना बदले हुए एट्रीब्यूट्स, वो 4 पीस सेट और उसके अपग्रेडेड नेक्रोमेंसी स्किल्स के साथ प्रेजेंस ऑफ माइंड को कंफर्म करता है। जब वो हॉल को देखता है तो अपने बख्तरबंद स्केलेटन क्लोन और ताज पहने राजा का नजारा उसे याद दिलाता है कि ताकत दोनों तरफ से बढ़नी चाहिए। वो लगभग भूल ही गया था कि उसके क्लोन को भी मैचिंग स्किल्स की जरूरत है, क्योंकि सिर्फ इंसानी समनर को सुधारने से उसका आधा सिस्टम अनडेवलप्ड रह जाता। इसलिए 30 और पॉइंट्स खर्च करके वो वेपन मास्टरी, ब्लॉक और बैटल क्राई खरीद लेता है। स्केलेटन क्लोन को फ्रंटलाइन मॉन्स्टर बनाने के लिए ये 3 बेसिक चीजें बहुत जरूरी थीं। रिपोजिटरी कमाल की जगह थी, लेकिन बहुत ज्यादा महंगी भी थी, जिससे फेंग बस यही उम्मीद करने लगा कि उसके पैसे पूरी तरह खत्म होने से पहले कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने वाली कोई और प्रैक्टिस डील मिल जाए। रिसर्च एसोसिएशन के फ्लोर पर वापस लौटकर जब बड़े लोग उससे नए सीखे गए स्किल्स के बारे में पूछते हैं तो वो बताता है कि उसकी कमाई बहुत जबरदस्त रही। लेकिन इससे पहले कि कोई खुशी मना पाता, इफान जबरदस्त जुनून के साथ वहां पहुंचता है और अपने पिछले डुअल के शर्मनाक रिजल्ट को मानने से साफ इनकार कर देता है। वो फेंग को एक और पोशन पीने के लिए कहता है और तुरंत एक रीमैच की मांग करता है। हालांकि उसका अपोनेंट फेंग उसे कैजुअली वार्निंग देता है कि उसने अपने हर एक स्किल को अपग्रेड कर लिया है। फिर भी इफान ऐलान करता है कि वो कभी दूसरों से पीछे नहीं रहेगा। वो अपना सब कुछ झोंकने और अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने वाले राइवल को कुचलने का वादा करता है। फेंग इस शर्त पर रीमैच के लिए तैयार होता है कि इसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस माना जाएगा, जिसके एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स इफान को बाद में चुकाने पड़ेंगे। इफान इस बात को मान लेता है और रिकवरी पोशन बिना छुए वापस कर देता है। वो अकड़ के साथ सजेशन देता है कि फेंग इस पोशन को अपने पास ही रखे, क्योंकि मैच के बाद उसे ही इस हीलिंग की जरूरत पड़ने वाली है। ये बेइज्जती इफान के गुस्से को भड़का देती है और वो मैच शुरू होने की घंटी बजने से पहले ही चिल्लाते हुए फेंग जो का नाम पुकारता है, जबकि उसके शरीर के चारों तरफ हरी ताकत का तूफान उठने लगता है। वो किसी भी सावधानी भरे सेटअप को पूरी तरह स्किप कर देता है। डेमन हंटर बिना कोई वक्त गंवाए सीधे स्काईफल स्ट्राइक चला देता है, अपने इस पूरे रीमैच का दांव एक ही जबरदस्त पहले अटैक पर लगाते हुए। इंस्ट्रक्टर लू इस चालाक और मजबूरी भरे मूव को तुरंत पहचान लेते हैं, इससे पहले कि कंकालों की गिनती और रिकवरी उस पर हावी हो जाए। एक तेज और झटकेदार फाइट ही उसके जीतने का इकलौता रास्ता थी। जैसे ही वो हरा अल्टीमेट अटैक नीचे गिरता है, सब लोग ये देखने के लिए सांस रोक लेते हैं कि नया नया अपग्रेड हुआ नेक्रोमैंसर इतने भयानक प्रेशर का क्या जवाब देता है। तभी टारगेट के ठीक नीचे एक विशाल समनिंग सर्कल खुलता है जो जादुई मंत्रों से चमक रहा था, और अनडेड मॉन्स्टर्स के साए सीधे उस हमले के रास्ते में प्रकट होने लगते हैं। एक रिसर्चर को लगता है कि वो अभी भी नॉर्मल समन स्केलेटन पर ही डिपेंड है। बाहर से ये अपग्रेडेड रिस्पॉन्स बिल्कुल पुराना जैसा दिखने की वजह से प्रोफेसर चेन उलझन में पड़ जाते हैं, लेकिन लू तुरंत उस बात को नकार देते हैं, क्योंकि पूरे चैम्बर में बह रही डेथ एनर्जी का स्केल पहले ही साबित कर रहा था कि अंदर से कुछ बहुत बड़ा बदल चुका है। इसका जवाब सिर्फ एक सिंपल फर्क से देता है, क्वांटिटी। उसके पीछे अनगिनत खोपड़ियां चमकने लगती हैं और समनिंग का वो सर्कल बेकाबू होकर फैलता चला जाता है। बख्तरबंद कंकालों की एक नामुमकिन सी मीनार ऊपर की तरफ फूटती है, जो एक बहते हुए अनडेड तूफान की तरह एक के ऊपर एक चढ़ती जाती है, जिसके सामने 30 कंकालों का पुराना झुंड एकदम बच्चों का खेल लग रहा था। स्काईफल स्ट्राइक सीधे उस फौज से टकराकर पूरे एरिना में एक धमाके के साथ फटती है, लेकिन कंकालों की भारी गिनती उस अपग्रेडेड ब्लास्ट को तोड़ने के बजाय अपने अंदर ही सोख लेती है। प्रोफेसर चेन को एहसास होता है कि इफान ने अपनी पहली फाइट के दौरान ही अपने अल्टीमेट को पूरी तरह समझकर अपग्रेड कर लिया था, जिससे उसके इस वार में पहले से कहीं ज्यादा पावर थी। यहाँ तक कि फेंग भी मानता है कि अटैक काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था और अपने कंकालों की उस बेतुकी दीवार के पीछे एकदम सही सलामत खड़े रहकर उसके इस सुधार की तारीफ करता है। लेकिन इफान की बदकिस्मती ये थी कि स्केलेटन मोनार्क मेडिटेशन ने फेंग के हर एक अनडेड स्किल को भी कई गुना मजबूत बना दिया था, और वो मुस्कुराता हुआ समनर अपने खुद के इस बूस्ट को एकदम छोटा सा बताता है। बची हुई अनडेड फौज अचानक हर तरफ से घेरने लगती है, और जब चमकती हुई खोपड़ियां इफान के पूरे विजन को भर देती हैं, तो उस चैलेंजर का सारा कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो जाता है। धूल के गुबार के अंदर कंकालों के मुक्के एक बेरहम कुटाई शुरू कर देते हैं, जबकि वो बेबसी में उनसे अपना चेहरा छोड़ने की भीख मांगता है। ये स्पारिंग तुरंत खत्म हो जाती है, जिससे इफान जमीन पर चित पड़ा रह जाता है और अगले एक हफ्ते तक उसके कल्टीवेट करने के चांस खत्म हो जाते हैं, जबकि देखने वाले इस तबाही को आराम से एक्सेप्ट कर लेते हैं। उस रिडिकुलस पावर को अपनी आंखों से देखने के बाद प्रोफेसर चेन एक बार फिर पूछते हैं कि क्या फेंग एक नेक्रोमैंसर रिसर्च एसोसिएशन बनाएगा, लेकिन उन्हें एक बार फिर सीधा इनकार ही मिलता है। पर्सनली फेंग इस एसोसिएशन के आइडिया को इसलिए रिजेक्ट करता है क्योंकि सीरियस रिसर्च की वजह से उसका सिस्टम सबके सामने आ सकता था, जिससे मिलने वाले रिसोर्सेज से कहीं ज्यादा बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाती। इसी बीच एक लाल बालों वाली महिला स्किल रिपोजिटरी की ब्रांच में एंटर करती है और इंटरफेस पर नए नए रजिस्टर हुए नेक्रोमैंसर सुशिन को चमकते हुए देखती है। सुशिन ये हैरान रह जाती है कि किसी और नेक्रोमैंसर ने सच में नए स्किल्स क्रिएट कर लिए हैं और नवाचार की भूखी इस फील्ड में नई एबिलिटीज रजिस्टर की हैं। वो तुरंत 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स खर्च करके वो नया मटेरियल एक्सचेंज कर लेती है, ये देखने के लिए उत्सुक कि इस रहस्यमय डेवलपर ने आखिर क्या इजाद किया है। बोन जेवलिन और बोन शील्ड को पढ़ने के बाद वो कंकालों के इस अनोखे इस्तेमाल की तारीफ करती है और उस अनजान क्रिएटर को एक नंबर का जीनियस घोषित कर देती है। इस खोज से एक्साइटेड होकर सुशिन इन दोनों मैनुअल्स लेकर आर्काइव से बाहर निकलती है और तय करती है कि उसके पापा को ये खबर तुरंत मिलनी चाहिए। प्रिंसिपल सु तियानगो
फेंगो के ऑफिस में वो थका हुआ एडमिनिस्ट्रेटर लू को एक बार फिर आते हुए देखता है और उसे पहले से ही शक हो जाता है कि फेंग को लेकर एक और बहस होने वाली है। लू फेंग जो को सीड लिस्ट में शामिल करने के लिए ऑफिशियली दोबारा अप्लाई करते हैं और प्रोफेसर चेन खुद एक एक्सपर्ट गारंटर के रूप में उनके साथ जुड़ते हैं। प्रिंसिपल उनकी इस जिद को बकवास बताते हैं और तर्क देते हैं कि नेक्रोमैंसर्स के पास आखिरकार लंबे समय तक टिकने वाले उतने ताकतवर स्किल्स की कमी हो ही जाती है। लेकिन चेन जवाब देते हैं कि इस कैंडिडेट ने तो पहले ही दो ओरिजिनल नेक्रोमैंसर टेक्निक्स खुद बना ली हैं, एक ऐसी चीज जिसे उनके पुराने अंदाजों ने कभी नामुमकिन माना था। प्रिंसिपल सू जोर देते हैं कि सिर्फ इन्वेंशन से कुछ साबित नहीं होता, क्योंकि असली चीज स्किल की ताकत होती है। वे इस बात को खारिज करने ही वाले थे कि तभी एक अनपेक्षित सबूत खुद ऑफिस के अंदर चलकर आ जाता है। सुशिन यिन अपने पापा के ऑफिस में अचानक घुसती है और ऐलान करती है कि रिपोजिटरी में 2 नए नेक्रोमैंसर स्किल्स आए हैं, अनजाने में ही लू के दावे को परफेक्ट तरीके से सपोर्ट करते हुए। नेक्रोमैंसर स्किल्स शब्द सुनते ही प्रिंसिपल वहीं जम जाते हैं। वहीं दोनों आए हुए इंस्ट्रक्टर्स समझ जाते हैं कि इससे बेहतर टाइमिंग कुछ हो ही नहीं सकती थी, भले ही उसने उन्हें पूरी तरह से सीखा न हो। फिर भी प्रिंसिपल की बेटी हवा में प्रेत रूपी भाला और ढाल बनाकर दिखाती है और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उनके कमाल के इफेक्ट्स की तारीफ करती है। वो उत्सुकता से पूछती है कि क्या उसके पापा उस डेवलपर की पहचान जानते हैं। इससे पहले कि वे जवाब दें, चेन थोड़ा हिचकिचाते हैं और लू मन ही मन आने वाले मजाक का मजा लेते हैं। सुशिन यिन पूरे दिल से ऐलान करती है कि वो इस ब्रिलियंट डेवलपर को अपना मास्टर बनाना चाहती है। उसकी आंखों में एकदम सच्ची महत्वाकांक्षा चमक रही थी। उसके पापा झेंपते हुए कहते हैं कि उसे स्टूडेंट बनाना तो शायद नामुमकिन है, जिससे वो एक्साइटेड नेक्रोमैंसर कंफ्यूज हो जाती है और तुरंत इसकी वजह पूछती है, जिसका जवाब बहुत ही बेरुखा था। उसका मनपसंद मास्टर अभी खुद एक स्टूडेंट ही था, जो अपनी क्लास में शांति से मेडिटेशन करता हुआ दिखता है, जबकि बड़े लोग उसके फ्यूचर पर बहस कर रहे थे। कुछ दिनों बाद इफान फिर से लेक्चर हॉल में घसीटते हुए आता है और अपने राइवल को तुरंत बाहर एक और रीमैच के लिए चैलेंज करता है। फेंग पूछता है कि ये कौन सा चैलेंज चल रहा है और सोचने लगता है कि क्या ये पागल डिमन हंटर कभी कल्टीवेट करने या खुद को सुधारने के लिए रुकता भी है या नहीं। इफान दावा करता है कि इस बार की कोशिश अलग होगी। अपनी उस बेइज्जती के बाद से कोई नया शॉर्टकट ढूंढने वाले बंदे जैसा कॉन्फिडेंस चेहरे पर पहने वो अपनी इस जबरदस्त ग्रोथ का सारा क्रेडिट बाशाचिन की मदद को देता है, जबकि वो चिढ़कर साफ करती है कि उसने सबके सामने भीख मांगी थी और उसने तो बस गलत फहमियां रोकी थी। दिलचस्पी लेते हुए फेंग को पता चलता है कि उसने सोते सोते ललाबाई नाम का स्किल अवेकन कर लिया है, एक सुपर यूजफुल सपोर्ट स्किल जो किसी और की ट्रेनिंग को बहुत तेजी से आगे बढ़ा सकता है। ललाबाई स्पिरिट रिकवरी को तेज करता है और मेडिटेशन या फिजिकल ट्रेनिंग के इफेक्ट्स को बढ़ा देता है, जिससे इसका हर एक लिमिटेड यूज सीरियस कल्टीवेशन सेशंस के लिए बहुत कीमती बन जाता है, क्योंकि वो इसे दिन में सिर्फ 3 बार ही इस्तेमाल कर सकती थी। इसलिए इफान सिर्फ इसके फायदे रिजर्व करने के लिए उसे हर हफ्ते 2 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देता है। फेंग मन ही मन सोचता है कि क्या ये जिद्दी राइवल अपने इस नए कॉन्फिडेंस के बावजूद अपनी पूरी जिंदगी रीमैच के पैसे चुकाने में ही बिताने वाला है। एनहेंस्ड मेडिटेशन का जिक्र फेंग को एक बेहतर आइडिया देता है। वो टेस्ट करना चाहता था कि क्या ललाबाई दूर बैठकर ट्रेनिंग कर रहे उसके स्केलेटन क्लोन पर भी असर डाल सकता है या नहीं। वो तुरंत बाशाचिन से उसका आज का बचा हुआ इस्तेमाल बेचने को कहता है। इफान के ऐतराज को पूरी तरह इग्नोर करते हुए जब वो एक कैजुअल इशारे के साथ मान जाती है कि डील हो सकती है, समनर लेक्चर हॉल में कई कंकालों को बुलाता है और उन्हें उस इग्नोर किए गए चैलेंजर के लिए टेम्पररी अपोनेंट्स बनाकर छोड़ देता है। वो इफान से कहता है कि वो तब तक इन कंकालों का मनोरंजन करे और बाद में पेमेंट ट्रांसफर करने को कहता है, जिससे वो राइवल गुस्से से लाल पीला हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो तो बस एक साइड कैरेक्टर बनकर रह गया है। फेंग बहुत ही तमीज से बाशाचिन से उस पर ललाबाई कास्ट करने को कहता है और वो मान जाती है, जबकि उनका वो चिढ़ा हुआ क्लासमेट पूरी तरह इग्नोर होता रहता है। हरी म्यूजिकल एनर्जी उनके चारों तरफ फैल जाती है जैसे ही उसका गाना शुरू होता है, जिससे फेंग की चेतना में और सिस्टम के सोल कनेक्शन के जरिए राहत की लहरें दौड़ने लगती हैं। अनडेड रेल्म के अंदर वो बख्तरबंद स्केलेटन क्लोन लाल चांद के नीचे मेडिटेट कर रहा था कि तभी ललाबाई की वो दूर की धुन दोनों के कनेक्शन के जरिए दुनिया की सरहदें पार करके वहां पहुंच जाती है। वो बफ कामयाबी के साथ क्लोन तक पहुंच जाता है, ये कंफर्म करते हुए कि बाहर से मिलने वाला सपोर्ट भी उसकी कल्टीवेशन को तेज कर सकता है और इस तरह सिस्टम का एक और जबरदस्त हैक चीट कोड सामने आ जाता है। उसका पैनल अब अपर अप्रेंटिस रैंक, 18 की स्ट्रेंथ, एडवांस्ड कॉम्बैट प्रोफिशिएंसी, एक ग्रे बोन स्पीयर और टोटल 50 स्टोर्ड सोल पावर दिखाता है। पास में कुछ अनडेड मॉन्स्टर्स को देखकर फेंग तय करता है कि ये क्रिएचर्स असली प्रेशर के अंदर क्लोन के हर एक नए स्किल को टेस्ट करने के लिए एकदम परफेक्ट टारगेट्स हैं। वो आर्मर्ड क्लोन सबसे पहले आगे लपकता है और अपने कांटेदार बोन वेपन को पास के कंकाल पर दे मारता है, अपनी अपर अप्रेंटिस वाली तगड़ी ताकत का जलवा तुरंत दिखाते हुए। एक और दुश्मन अपनी बोन स्पीयर से उसकी छाती पर वार करता है, लेकिन क्लोन के हाथों के चारों तरफ डिफेंस के लिए नीली एनर्जी जमा होने लगती है। पैरी आते हुए हमले को बीच में ही रोक लेती है और डैमेज को कम कर देती है, जिसका असर उसकी कॉन्स्टिट्यूशन और उस स्किल की प्रोफिशिएंसी लेवल पर डिपेंड करता था। वेंजन मास्टरी उस जबरदस्त ब्लॉक को पलक झपकते ही एक करारे काउंटर अटैक में बदल देती है और डिफेंस को उस हैरान अनडेड हमलावर के लिए जानलेवा वार बना देती है। वेपन मास्टरी का इस्तेमाल करके क्लोन जमा हुई हड्डियों को एक नए कॉम्बैट फॉर्म में बदल देता है, परफेक्ट काउंटर के लिए फाइट के बीच में ही अपने इक्विपमेंट का शेप बदलते हुए। वो उस बदले हुए हथियार को दुश्मन के डिफेंस को चीरते हुए घुमाता है, जबकि खोपड़ी वाले निशान से नीली सोल फायर निकल रही थी। बिल्कुल पास पहुंचकर वो वॉरियर अपनी ग्रिप छोड़ता है और उस घूमते
हुए बोन वेपन को ठीक दुश्मन के सिर के बगल से निकलने देता है। रिवर्स थ्रस्ट उस हथियार को एक अनपेक्षित एंगल से पीछे की तरफ खींचती है और उस दुश्मन के मुड़ने से पहले ही उसके खुले पड़े कंकाल को चकनाचूर कर देती है। इस स्किल से उसे स्ट्रेंथ और सोल पावर मिलती है जो ललाबाई की वजह से 10% और बढ़ गई थी, जिससे फेंग को यकीन हो जाता है कि ये सपोर्ट स्पेल सच में वरदान है। उस बंजर जमीन से और भी अनडेड मॉन्स्टर्स भागे चले आते हैं, लेकिन वो आर्मर्ड क्लोन बिना किसी डर के उनके बीच घुस जाता है, उन बढ़े हुए सिस्टम रिवॉर्ड्स को और ज्यादा बटोरने के लालच में। एक घुमावदार वार दूसरे हमलावर को कुचल देता है और हड्डियों के टुकड़े हवा में उड़ा देता है, ये दिखाते हुए कि वेपन मास्टरी कितनी तेजी से अलग अलग टारगेट्स के बीच अपने अटैक को सेट कर लेती है। हर गिरा हुआ कंकाल उसकी स्ट्रेंथ और सोल पावर को थोड़ा और बढ़ा देता है। जब तक ललाबाई का मल्टीप्लाई इफेक्ट चालू था, तब तक परमानेंट फायदे जुड़ते जा रहे थे। अनडेड मॉन्स्टर्स की पूरी फौज को अभी भी इंतजार करते देखकर वो एक्साइटेड वॉरियर अपना हथियार उठाता है और उन सभी दुश्मनों को एक साथ अकेले ललकारता है। बैटल क्राई एक तगड़ी दहाड़ के रूप में गूंजती है जो यूजर की स्ट्रेंथ और प्रोफिशिएंसी के हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ, कॉन्स्टिट्यूशन और एजिलिटी को थोड़े टाइम के लिए बढ़ा देती है। नीली ताकत क्लोन के शरीर में भर जाती है जैसे ही वो फौज पास आती है, उसके पहले से ही खतरनाक एट्रीब्यूट्स को एक और भी पैने किलिंग इंजन में बदलते हुए, ये ऐलान करते हुए कि वो और भी स्ट्रांग हो सकता है। वो बूस्ट हुआ वॉरियर आगे बढ़ता है और एक के बाद एक किल्स की लड़ी लगा देता है, लगातार बढ़ती हुई स्ट्रेंथ और सोल पावर बटोरते हुए। अपनी इस तबाही के बीच उसे अचानक ढहती हुई भीड़ और बिखरी हड्डियों के पीछे एक बहुत बड़ी मौजूदगी का एहसास होता है और लाल हवा में बिखरी हड्डियां हवा में तैरने लगती हैं। वो क्लोन घबराकर ऊपर देखता है जहां मैदान में बिखरे मलबे से एक सुनहरा हेलो और एक विशालकाय स्केलेटन का साया तैयार हो रहा था। एक विशाल बोन एंजल अपना रूप पूरा करता है, हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार थामे और एक आर्म स्केलेटन फौज से कहीं ज्यादा भयानक ताकत छोड़ते हुए। फेंग को ऐसा लगता है जैसे बिगनर विलेज में सीधे कोई बॉस मॉन्स्टर प्रकट हो गया हो। फिर भी वो हथियारों से लैस क्लोन उस मॉन्स्टर के सामने डटकर खड़ा रहता है। वो बोन एंजल अपने धारदार पंखों को फैलाता है और उस बंजर जमीन के ऊपर हवा में उठ जाता है और एक नीचे की तरफ गिरता हुआ हमला शुरू करता है, जिसके सामने उसका वो छोटा सा अपोनेंट एकदम बौना लग रहा था। उसकी वो विशालकाय तलवार पहाड़ को चीरने वाली ताकत के साथ नीचे गिरती है और जमीन को फाड़कर रख देती है, जबकि वो क्लोन इम्पैक्ट की लाइन से बाल बाल बच निकलता है, ये जानते हुए कि एक डायरेक्ट हिट का मतलब सीधे मौत है। फेंग नॉर्मल डिफेंस का रास्ता छोड़ देता है और फाइट के टेम्पो को खुद कंट्रोल करने का तरीका ढूंढता है, क्योंकि उस भयानक ताकत के आगे ब्लॉक करना बेकार था। क्लोन पहल करने का फैसला करता है और इससे पहले कि वो एंजल दोबारा तलवार चला पाता, वो उस पर लपक पड़ता है। क्लोन बैटल क्राई को फिर से एक्टिवेट करता है, अपनी खोपड़ी को गरजती हुई नीली ताकत से घेर लेता है और अपने हर एक फिजिकल एट्रीब्यूट को लिमिट तक धकेल देता है। वो एक नीली चार्ज्ड बोन स्पीयर बनाता है और उस बोन एंजल की तरफ हवा में उछल जाता है, सीधे उस जायंट के हथियार वाले हाथ के जोड़ पर निशाना साधते हुए। एक शील्ड ब्रेकिंग थ्रस्ट पूरी ताकत के साथ उस जोड़ में जा टकराती है, जिससे वो विशाल बॉस पीछे हटने पर मजबूर हो जाता है और उसके शरीर पर पहली दरार आ जाती है। इसके तुरंत बाद ब्रूटल स्ट्राइक एक्टिवेट होती है जो क्लोन के मजबूत हाथ में हरी ताकत झोंक देती है एक तगड़े फॉलोअप हमले के लिए। ये कॉम्बो उस कमजोर पड़े जोड़ पर बार बार वार करता है जब तक कि नीले धमाके हड्डियों को चीरते हुए बाहर न निकल आए, जिससे एंजल का वो तलवार वाला हाथ उखड़ने की नौबत पर आ जाता है। पीछे हटने के बजाय वो क्लोन अपने उस विशाल दुश्मन के चारों तरफ तेजी से चक्कर काटने लगता है, जिससे वो बोन एंजल भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अब कौन सी बेपरवाह चाल आने वाली है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उस विशाल ब्लेड के हमले के दायरे में घुस जाता है और अपनी इस निडर आक्रामकता से उस बॉस को दोबारा हैरान कर देता है। एंजल अपने बचे हुए जोर से अपनी तलवार का एक भयानक घुमावदार वार करता है, जिससे फेंग को तुरंत जिंदगी और मौत का डिफेंसिव हिसाब किताब लगाना पड़ता है। पैरी उस विशाल ब्लेड का बिल्कुल परफेक्ट एंगल पर मुकाबला करती है। नीली एनर्जी हरी एनर्जी से टकराती है क्योंकि क्लोन इम्पैक्ट के एक हिस्से को मोड़ देता है। हमले का रुख मोड़ने के बावजूद वो वार उस छोटे वॉरियर को बंजर जमीन के पार फेंक देता है और जमीन को फाड़ता हुआ निकल जाता है। जब वो नीचे गिरता है तो उसके शरीर के चारों तरफ नीली इम्पैक्ट एनर्जी का धमाका होता है, ये साबित करते हुए कि सिर्फ तकनीक इतने बेतुके रॉ पावर को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकती। वो क्लोन गड्ढे में से खांसते हुए उठता है, उसका आर्मर टूट चुका था लेकिन अभी भी सलामत था, जबकि उसकी चालू बॉडी के चारों तरफ प्रेत रूपी आग लगातार धधक रही थी। फेंग को एहसास होता है कि पहले ही उसका एक हाथ तोड़ देने की वजह से क्लोन की जान बच गई। अगर वो पूरी ताकत वाला हिट होता तो उसकी एक एक हड्डी पूरे रैल में बिखर जाती। फिर भी बच निकलने से एक कीमती बात पता चलती है और उसकी नीली नजरों का निशाना खतरे से पीछे हटने के बजाय उस कमजोर पड़े दुश्मन पर टिक जाता है। अब उस बोन एंजल का टूटा हुआ हाथ उसकी सोल फायर के नाजुक कोर को नंगा कर चुका था, जिससे उस चालाक वॉरियर को आखिरकार एक साफ निशाना मिल जाता है। इससे पहले कि फेंग इसका फायदा उठा पाता, वो जायंट एक हाथ से अपनी तलवार थामता है और अपना पोस्चर बदल लेता है। अपनी इस चोट का एक अनोखा जवाब देने की तैयारी करते हुए वो बोन एंजल अचानक गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, अपनी विशाल तलवार को एक चमकते हुए गोल तूफान में बदल देता है जो हर एक चक्कर के साथ और तेज होता जा रहा था। ज्यादा देर से खतरे को पहचानते हुए वो क्लोन खुद को संभालता है, क्योंकि वो अचानक बना बवंडर पूरे मैदान में फैल जाता है और पास आने के हर रास्ते को बंद कर देता है। हरी लकीरें पत्थरों को चीरती हुई निकलती हैं, जबकि वो एक हाथ वाला बॉस और तेज घूमता जाता है, पूरे एरेना को एक जानलेवा किलिंग जोन में बदलते हुए। घूर्णन बल उसके गायब हाथ की कमी को पूरा कर देती है और पहाड़ को तोड़ कर रख
देती है, जबकि उसका लगातार घूमना उस कमजोर जगह पर किसी भी साफ निशाने को रोक रहा था। वो घूमता हुआ बोन एंजल दोबारा क्लोन पर निशाना साधता है और फेंग ये देखकर हैरान रह जाता है कि हड्डियों के इस ढेर के अंदर भी ऐसा बेरहम फाइटिंग स्पिरिट मौजूद है। उस आगे बढ़ते बवंडर की वजह से पीछे हटने पर मजबूर वो वॉरियर एक सीधी चट्टान के पास पहुंच जाता है और उसे एहसास होता है कि मैदान अब एक डेड एंड बन चुका है। चकमा देने के लिए कोई जगह न बचने पर वो उस सुनहरे चक्रवात को पास आते हुए देखता है, जिसका हर एक चक्कर पत्थरों के अंदर गहरे जख्म छोड़ता जा रहा था। वो क्लोन अपने दोनों हाथों से अपनी बोन स्पीयर को मजबूती से पकड़ता है और सही टाइमिंग वाले एक अकेले काउंटर अटैक पर सब कुछ दांव पर लगाने का फैसला करता है। अब वो तलवार से निकलने वाली हवा भी चमड़ी को उधेड़ सकती थी और हड्डियों को खुरच सकती थी, इसलिए फेंग अपने डर को दबाता है और घूमने के उस रिदम को देखने पर ध्यान लगाता है। लगातार घूमते ब्लेड्स के बीच आखिरकार एक बहुत छोटा सा गैप दिखाई देता है। हरी लकीरों के बीच में से वो उस नामुमकिन लगने वाले बवंडर के पार जाने का एक आखिरी और जानलेवा रास्ता दिखा देता है। अब क्लोन के शरीर पर चार्ज की रोशनी जल उठती है, जो अगली जानलेवा रोटेशन के रास्ता बंद करने से पहले उसे सीधे उस गैप के अंदर लॉन्च कर देती है। वो वॉरियर तूफान को चीरता हुआ अंदर घुसता है और अपने हथियार को उस जायंट की टूटी हुई खोपड़ी में उतार देता है, जिससे वो बोन एंजल दर्द से दहाड़ उठता है। फेंग उस विशालकाय बॉस का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि इसे ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है और उसे कैल्शियम पीने की सलाह देता है, क्योंकि उसकी अचानक कमजोर दिखने वाली खोपड़ी पर दरारें तेजी से फैल रही थीं। डैमेज की वजह से उसकी पसलियों का ढांचा खुल जाता है और अंदर जलता हुआ नीला सोलफायर का कोर दिखने लगता है। आखिरकार एक ऐसा निशाना सामने लाते हुए जिसे सिस्टम यूजर अब अच्छे से इस्तेमाल कर सकता था। मौके का फायदा उठाते हुए क्लोन बोन जैवलिन कास्ट करता है और उस बिना डिफेंस वाले स्पिरिचुअल कोर की तरफ सीधे उस प्रेत रूपी भाले को लॉन्च कर देता है। वो हमला निशाने तक पहुंच ही रहा था कि तभी वो बोन एंजल अचानक अपने एक विशाल पंख को मोड़कर उस भाले और अपनी सोल के बीच में ले आता है। बोन जैवलिन उन परतों वाले पंखों से टकराती है, जिससे चिंगारियां निकलने लगती हैं और वो प्रोटेक्टेड कोर एक बार फिर फेंग के साफ निशाने से खिसक जाता है। फेंग को उम्मीद तो थी ही कि उन विशाल पंखों का काम सिर्फ दिखावा करना नहीं था, लेकिन उनके इस डिफेंसिव काम की पुष्टि होते ही सिचुएशन तुरंत और बिगड़ जाती है। हरी एनर्जी उस सोल फायर के चारों तरफ पंखों की ढाल को और मजबूत बना देती है, जिससे उस उड़ने वाले बॉस को डिफेंस, मोबिलिटी और भयानक अटैक पावर तीनों एक साथ मिल जाते हैं। लेकिन उस एंजल की बदकिस्मती ये थी कि फेंग का सिस्टम वेब स्पेल को स्केलेटन हथियारों के साथ यूज करना शुरू कर देता है और तुरंत मौके पर ही जंग का जवाब तैयार कर देता है। इस डिडक्शन से निकलकर आता है प्रोफिशिएंट बोन शैकल्स, अनडेड मॉन्स्टर्स को जकड़ने वाली ऐसी जंजीरें जिनकी पकड़, टिकाऊपन, रेंज और कास्टिंग डिस्टेंस स्पिरिट के साथ बढ़ती है। फेंग इस बात की खुशी मनाता है कि सिस्टम का ये फ्यूजन दूसरी क्लासेस के काम के ट्रेड्स को चुरा सकता है और उन्हें और भी तगड़े अनडेड टेक्निक्स में बदल सकता है। हवा में तैरते उस बोन एंजल की तरफ इशारा करते हुए क्लोन उसके उड़ने के शौक का मजाक उड़ाता है, जबकि उसके हाथ के चारों तरफ नीली बिजली जमा होने लगती है। बोन शैकल्स उस एंजल के शरीर और पंखों के चारों तरफ प्रेत रूपी जंजीरों के रूप में फूट पड़ती हैं, झटके से उसकी हवाई आजादी को रोकती हुई और उसे पीछे हटने से रोक देती हैं। जंजीरें उसके हर एक अंग के चारों तरफ फैल जाती हैं और उसके पंखों को कसकर जकड़ लेती हैं, उस कभी न पकड़े जाने वाले हवाई बॉस को एक बेबस शिकार में बदलते हुए। एक ऑर्डर के साथ क्लोन बोन शैकल्स को नीचे की तरफ खींचता है और उस विशाल एंजल को आसमान से सीधे टूटी हुई जमीन पर दे पटकता है। फेंग उस कैद हुए दुश्मन को तड़पने से मना करता है, क्योंकि वो प्रेत रूपी कड़ियां उसके हाथों को जकड़ चुकी थीं और उसे कोई दूसरी तलवार वाली तकनीक इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोक रही थीं। वो समझाता है कि उसकी हर एक बेबस कोशिश इन जंजीरों को और कसती चली जाएगी। जैसे ही नीली बिजली उन जंजीरों में दौड़ती है और उसके डिफेंस को निचोड़ती है, वो बोन एंजल जितनी पागलों की तरह छटपटाता है, उसका जल्लाद उतना ही ज्यादा एक्साइटेड होता जाता है और अपने आखिरी वार के लिए भाला उठा लेता है। एक आखिरी जबरदस्त वार उस बंधे हुए बॉस को लाल और सफेद धमाके के साथ चीर कर रख देता है और इससे पहले कि वो भाग पाता, इस खूनी फाइट को खत्म कर देता है। गिरे हुए जायंट के ऊपर खड़े होकर वो विनर क्लोन बिना किसी हिचकिचाहट के उस बोन एंजल की विशाल नीली सोल फायर की तरफ हाथ बढ़ाता है। वो खुशी खुशी उस जलते हुए कोर को सोख लेता है, उस लाश में से नीली एनर्जी की नदी को सीधे अपने बख्तरबंद शरीर के अंदर खींचते हुए। इस दावत से उसे सोल पावर मिलती है, लेकिन कोई फिजिकल ग्रोथ नहीं होता। सिस्टम बताता है कि उसके रेस एट्रीब्यूट्स अपनी लिमिट तक पहुंच चुके हैं। फेंग को आखिरकार समझ आता है कि हाल के किल्स से उसके स्टैट्स बढ़ना क्यों बंद हो गए थे। अप्रेंटिस स्केलेटन रेस बिना इवॉल्व हुए आगे डेवलप नहीं हो सकती थी। ऊपर उड़ती सफेद धुएं की लकीरों के पार देखते हुए वो क्लोन सोचता है कि उसकी इस मौजूदा लिमिट के पार क्या है और उसे अपनी आंखों से देखने के लिए तड़प उठता है। सिस्टम ठीक सोल पावर में अप्रेंटिस स्केलेटन से ब्लैक आयरन स्केलेटन वॉरियर में इवोल्यूशन का ऑप्शन देता है और फेंग यस चुन लेता है। हरी मैजिकल लाइट और काला धुआं उस क्लोन को निगल लेता है, क्योंकि उसकी जमा की हुई सोल पावर उसके पहले रेशियल ट्रांसफॉर्मेशन को शुरू कर देती है। अब फेंग ऐलान करता है कि उसका इवोल्यूशन पाथ ऑफिशियली शुरू हो चुका है, जबकि खोपड़ी पर से अंधेरा छंटने लगता है और स्केलेटन वॉरियर रेस इवोल्यूशन आगे बढ़ने लगता है।